नमस्कार। बिहार के महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां लगातार गर्माती जा रही हैं। आने वाले इस चुनाव में न सिर्फ बिहार बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर भी बहुत कुछ दांव पे लगा है। हर चुनाव की अपनी एक अलग रंगत होती है। राज्य के अलग अलग इलाकों का अपना एक अनोखा चरित्र होता है। साथ ही प्रत्येक इलाके की अपनी अपनी सामाजिक, आर्थिक, जमीनी सच्चाइयां भी होती हैं और इसी आधार पर तमाम दल अपनी रणनीति भी बनाते हैं। ये बात हम आज आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने तक डीडी न्यूज़ के इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हम बिहार के हर जिले का पूरा सच आप तक पहुंचाएंगे। यानी बात होगी हर जिले के मुद्दे की, हर दल की, उस जिले की रणनीति की और जनता की अपेक्षाओं की। इसी कड़ी में आज बात बिहार के दो जिलों की करेंगे, नालंदा और सहरसा की। ये दोनों जिले मंडल की राजनीति का केंद्र बिंदु रहे हैं, तो नालंदा वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृहनगर भी रहा है। तमाम चीज़ों से आपको लगातार हम आने वाले आधे घंटे में रूबरू कराएंगे, लेकिन हम बात आपको कराएंगे और उसके अलावा आपको परिचय करा देते हैं उन मेहमानों से जो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हमारे सहयोगियों से भी आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में पटना से वरिष्ठ पत्रकार कुंदन कुमार जुड़े हैं, उसके अलावा दिल्ली स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ मौजूद हैं बिहार से ही। इसके अलावा एक और सहयोगी हमारे कुमार आलोक जो कि नालंदा होकर आए हैं, वहाँ की ज़मीनी सच्चाई को देख के आए, वो भी बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इन तमाम लोगों से, हमारे सहयोगियों से हम ज़मीनी सच्चाई जानेंगे, विश्लेषकों से जानेंगे कि आखिर क्या कुछ चीज़ें इस बार के बिहार चुनाव में खास हैं जिसके आधार पर इस बार की राजनीति आगे बढ़ने वाली है। पहले बात नालंदा की कर देते हैं क्योंकि नालंदा जिले की एक अलग पहचान है। मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र होने की वजह से नालंदा का राजनीतिक महत्व तो है ही, इसके अलावा ये जिला ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का भी एक अनोखा नमूना है। और क्या कुछ खास है नालंदा की इस तस्वीर में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। बिहार का नालंदा जिला अपने गौरवशाली इतिहास को समेटे यह जिला प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की वजह से दुनिया भर में मशहूर था। इस विश्वविद्यालय के पुरातन अवशेष आज भी मौजूद हैं, जो देश विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। साथ ही यहाँ राजगीर स्थित कुंड भी खासा मशहूर है। इसके अलावा जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पावापुरी भी इसी जिले में स्थित है। यह जिला न सिर्फ अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए जाना जाता है, बल्कि बिहार की सियासी चौपाल पर अपनी खास धमक रखता है। यह जिला राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्म और कर्म क्षेत्र दोनों है। यहाँ के लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत खेती ही है। धान और दलहन यहाँ की मुख्य फसलों में से एक है। देश में नालंदा ही वो जगह है जहाँ पान खाने के शौकीन लोगों की पसंदीदा मगहिया पान की खेती होती है। हरनौत में रेल कारखाना और राजगीर में आयुध की फैक्ट्री होने के बावजूद इस क्षेत्र में बेरोजगारी और पलायन अन्य जिलों की ही तरह जारी है। भले ही यह क्षेत्र मुख्यमंत्री का कर्म क्षेत्र है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं से यहाँ के लोग भी महरूम ही हैं। समाज तथा देश विकास के पथ पर आगे बढ़ा है, लेकिन यहाँ अभी भी लोग टांगे की सवारी करना ज्यादा पसंद करते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जिले में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। अगर 2010 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो जदयू और भाजपा गठबंधन ने इस जिले की 7 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। लेकिन बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में इस चुनाव में क्या होगा, यह देखना रोचक होगा। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में नालंदा की सीट जेडीयू ने किसी तरह से बचाई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के समय यहाँ के 7 विधानसभा सीटों में से 4 पर जदयू और 3 पर एनडीए को बढ़त थी। बदले हुए राजनीतिक हालात में कभी नीतीश के खासम खास रहे इस्लामपुर के विधायक राजीव रंजन के बीजेपी में शामिल होने से जदयू को तगड़ा झटका लगा है। इस चुनाव में यहाँ असली परीक्षा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही होने वाली है। कुमार आलोक, डीडी न्यूज, नालंदा, बिहार। तो कह सकते हैं कि नालंदा की सड़कों पे टमटम दौड़ता नजर आ रहा है, लेकिन क्या यही एक रफ्तार रहने वाली है आने वाले समय के लिहाज से? लेकिन क्या ये रफ्तार और आगे बढ़ेगी, इस मुद्दे पे बात करेंगे। लेकिन नालंदा की वर्तमान अगर लिहाज से देखा जाए तो जो राजनीतिक लिहाज से जो सच्चाई है अपनी विरासत के इतर, वो कुछ आंकड़ों की नज़र से क्या कुछ बयां करती है, उस तस्वीर को देख लेते हैं। क्योंकि अगर हम तस्वीर देखें आंकड़ों के लिहाज से किस प्रकार का नालंदा का आज का राजनीतिक समीकरण है, तो उसमें कह सकते हैं कि अगर कुल आबादी की नालंदा की बात अगर की जाए तो 28,77,000 आबादी है, जिसमें पुरुष लगभग 15 लाख के आसपास है, महिलाएं लगभग 14 लाख के आसपास हैं। और तो ये अपने आप में वहाँ की एक जो आबादी का आंकड़ा है नालंदा जिले की वो है। इसके अलावा हम अगर बात करें कि किस तरीके से और भी ऐसे आज के जो राजनीतिक आंकड़े हैं जो बताते हैं कि आखिर नालंदा आज कहाँ पे खड़ा हुआ है, उस पर भी अब नजर डालते हैं।
बात करें नालंदा की शहरी आबादी की, वो लगभग 16% के आसपास है और नालंदा जिले की जो ग्रामीण आबादी है वो लगभग 84% के आसपास है। यानी कह सकते हैं कि लगभग नालंदा पूरी तरीके से ग्रामीण समावेश में समाया हुआ है। शहरी आबादी काफ़ी कम इलाके में महज 16% के आसपास है। यानी कि शहरीकरण होने की बहुत बड़ी गुंजाइश नालंदा में नजर आती है। कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं, बात करते हैं कि आखिर नालंदा में किस तरीके से जो कुल मतदाता है जिसमें जो इस वक्त वोट करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में, वो 19,49,000 है, लगभग 19.5 लाख है, जिनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,34,000 है, महिला 9,14,000 के आसपास है। हालांकि महिलाओं का वोट आंकड़ा भले ही पुरुषों से कम हो, लेकिन बड़ी संख्या में निकल के महिलाएं मतदान करती हैं। कम से कम बीते आंकड़ों की नज़र से हम आपको आने वाली तस्वीरों में दिखाएंगे। और बात नालंदा की ही हम कर रहे हैं। यहाँ पे कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें अस्थावा एक सीट का नाम है, दूसरी विधानसभा सीट है विहार शरीफ, इसके अलावा हिलसा, नालंदा, हरनौत विधानसभा सीट है। कुल मिला के 7 विधानसभा सीटें हैं जो कि नालंदा के जिले के अंतर्गत पड़ती हैं, जिले की सीमा के अंतर्गत। और यहाँ पे किस प्रकार का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नजर आया था 2010 के विधानसभा चुनाव में, जदयू को 6 सीटें मिली थी, भाजपा को 1, कुल 7 सीटें हैं। लेकिन ध्यान रखना होगा 2010 में जदयू और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तो जाहिर सी बात है इस पूरे इलाके में या इस जिले की अगर बात की जाए तो भाजपा और जदयू का 2010 का गठबंधन यहां पर क्लीन स्वीप करने में कामयाब रहा था। कम से कम 2010 की तस्वीर तो यही बयां करती है। लेकिन 2010 के चुनाव में जो नालंदा में मत प्रतिशत था, पुरुषों का था लगभग 49% और महिलाओं का मत प्रतिशत जो था वो था 47.95%। संख्या भले ही कम रही हो महिलाओं की, लेकिन बढ़ चढ़ के महिलाएं भी घर से निकलती हैं अपनी बात और आवाज़ को बुलंद करने के लिए। बाहर आके उन्होंने 2010 में मत दिया था। ये कम से कम आंकड़े नालंदा के हमको इस बात की तस्दीक करते हैं। कुछ और आपको आंकड़ों से रूबरू कराते हैं और अब बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से 2014 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें बढ़त के लिहाज से देखा जाए तो अस्थावा पर जदयू, बिहार शरीफ पर लोजपा, राजगीर जो कि सुरक्षित उस पर भी लोजपा था और कुल जदयू के पास में 4 सीटें अपनी 6 में से 4 पे था और 3 पे लोजपा आगे थी। लोजपा को समझना होगा रामविलास पासवान की पार्टी जो कि एनडीए का गठबंधन है, यानी बीजेपी जिसका बड़ा दल है, उसने 3 सीटों पर भाजपा के साथ चुनाव लड़ते हुए यहां पर बढ़त हासिल की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव के अनुसार विधानसभावार बढ़त की तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। 4 जो थी वो जदयू के पास और लोजपा के पास में 3 सीटें थीं। ये कम से कम एक आंकड़ा है, निकल के आता है। और हमारे साथ जो मेहमान लगातार बने हुए हैं कुंदन कुमार साहब जो कि पटना में मौजूद है हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। कुंदन जी, हमने देखा कि राजनीतिक आंकड़े किस तरीके से सब चीज़ें नजर आ रही हैं, लेकिन नालंदा के लिहाज से बात की जाए, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से एक लंबी विरासत होने के बावजूद भी अपनी चमक बीते समय में लगातार विकास के नाम पर क्यों खोता जा रहा है नालंदा, अगर वहाँ के मुद्दों के लिहाज से बात करें तो? आपने सही कहा, एक सांस्कृतिक धरोहर होने के बावजूद नालंदा विकास के क्षेत्र में, खास करके वैसे समय में जब वो मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है, आगे नहीं बढ़ पाया है। वहाँ पे आज भी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी समस्या है, कनेक्टिविटी, रोड, एयर लाइन, रेलवे लाइन और एयरपोर्ट, ये सब की बहुत बड़ी समस्या है। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण बहुत सारे लोग बाहर जाना चाहते हैं रोजी रोटी के लिए, लेकिन डायरेक्ट ट्रेन उनको मुंबई का नहीं मिलता है। दिल्ली के लिए भी 2 ट्रेनें केवल जाती हैं अलग अलग जगहों से। क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत बड़ा मुद्दा है नालंदा में। क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है वहाँ पे। पिछले 10 दिनों में 5 लोगों का मर्डर हुआ है और पुलिस की जो नाकामी है वो साफ साफ दिखती है जी। नालंदा में खास बात एक और चीज़ देखने को नालंदा या बिहार के किसी ज़िले में, जैसा बाकी के प्रदेशों में दिखता है कि जब कोई बड़ा कांड होता है, हत्या या किसी और तरह का अपराध, तो मंत्री लोग वहाँ जाते हैं, बड़े राजनेता जाते हैं देखने के लिए। लेकिन बिहार का ये दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ के शासन में जो लोग हैं, जो वर्तमान दल शासन में है, उनके न मुख्यमंत्री जाते हैं और न ही कोई मंत्री लोग जाते हैं। सब कुछ पुलिस के जिम्मे छोड़ दिया जाता है और क्राइम कुछ इसके अलावा हो नहीं पाता है। टूरिज्म भी यहाँ पे एक ऐसा ग्रे एरिया है कि धरोहर होने के बावजूद हॉस्पिटलिटी और ऐसा कुछ ये आधारभूत संरचना नहीं बना जहाँ पे टूरिस्ट लोग यहाँ पे खास करके विदेशी लोग 2-4 दिन रहें और वहाँ पे क्या रेवेन्यू जनरेशन में वहाँ पे क्या एम्प्लॉयमेंट में कर सके। तो ये सारी समस्याएं वहाँ इस चुनाव में दिखाएगा अपना रंग।
जी बिल्कुल, मैं आपके पास लगातार आता रहूंगा, आपके जो एक्सपर्ट कमेंट्स हैं वो लेता रहूंगा। शेखर अय्यर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद, उनसे बात करते हैं। शेखर जी, आपको लगता है अगर बिहार को इन जनरल तरीके से देखा जाए, नालंदा महज एक उदाहरण हो सकता है जिसको कि विश्व पटल पे बहुत बेहतर तरीके से रखा जा सकता है, या विजन कहीं कुछ कमी नजर आती है आपको कि अपनी चीज़ों को ही बेहतर तरीके से संवारना सजाना, वो चीज़ें शायद कहीं नहीं हो पाई हैं बीते सालों में? देखिए, पहली बात जैसे कुंदन लाल जी कह रहे थे कि जो एक वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी नाते जिस तरह उसको फोकस मिल रहा था, जो अटेंशन मिल रहा था, उतना अटेंशन नहीं मिला है। क्या आप पड़ोसी उत्तर प्रदेश में देखिए, जहां मुलायम सिंह जी की अपने गांव हैं, अपने क्षेत्र है, वहां पे जिस तरह सफाया, जिस तरह उस कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट्स हुए हैं, वैसे डेवलपमेंट हम बिहार में नहीं देखे। हो सकता है कि नीतीश कुमार जी का ये होगा कि जितना ध्यान हम देना हम दे चुके हैं, लेकिन वो जो बात जो बार बार आ रही है कि नालंदा एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, हिस्टोरिकल साइट है, और इतनी पोटेंशियल होते हुए भी क्यों उसका उतना डेवलपमेंट तेजी से नहीं हो पाया है। तो ये बात इस चुनाव में भी यही मुद्दा है, क्या बिहार अपना जो क्षमता है, उसका जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को पूरा एक्सप्लॉइट कर पाए। उस पूरा जिस बात को लगातार प्रधानमंत्री कहते हैं कि पूर्वी भारत के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो शायद कहीं अछूता सा रह गया विकास के मोर्चे पे, शायद वही बात का जिक्र आप भी आगे बढ़ा रहे हैं। वही बात है, देखिए जैसे वो कह रहे थे कि बॉम्बे के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो मतलब जब नालंदा एक खास करके बौद्ध धर्म के लिए इतना इंपॉर्टेंट जगह है, जैन धर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट जगह है, और जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिनके लिए वो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, मतलब पर्यटक के लिए इतना, टूरिस्ट के लिए इतना पोटेंशियल है, अगर वो पोटेंशियल अगर हम डेवलप करें, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, इसके लिए आपको जिस परिमाण में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वहाँ पे, वो इन्वेस्टमेंट, उसकी अगर इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं होगी तब तक आप ये रोजगार की हम बात कर रहे हैं कि अभी भी वहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है जी। तो ये नालंदा एक टेस्ट केस है जहाँ वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी होते हुए भी बिल्कुल उसका अटेंशन नहीं मिला, उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। जो मतलब पिछले कम से कम जो लॉ एंड ऑर्डर की बात की थी, हमने देखा 2-3 महीना पहले एक स्कूल डायरेक्टर पे जो जिस तरह अटैक हुआ था, जो एकदम नेशनल खबर बन गया था ये। लेकिन बल्कि अभी भी मुख्यमंत्री वहां गए थे, कोई 716 करोड़ का भी उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स की बात की, और वहाँ पे एक बड़े वर्धमान मेडिकल इंस्टीट्यूट ने उन्होंने उद्घाटन किया। लेकिन क्या ये चुनाव के समय इस तरह बिल्कुल ये अटेंशन मिलते हैं? जो बात कह रहे हैं शेखर साहब, वो एक तरीके से जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की गई। हम कुछ और तस्वीरों को देख लेते हैं कि आखिर जो जमीनी सच्चाइयां, सामाजिक और आर्थिक आंकड़े नालंदा के लिहाज से वो क्या कुछ बयां करते हैं। और तस्वीर अगर हम देखें आंकड़ों के लिहाज से तो क्या कुछ नजर आती है नालंदा के लिहाज से, आपको दिखाते हैं। बिहार के अगर महासंग्राम जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर देश का लिंगानुपात की बात की जाए तो 943 देश का लिंगानुपात है, बिहार का लिंगानुपात 918 है, जबकि नालंदा जिले की अगर बात की जाए तो बिहार से एक ज्यादा 919, यानी प्रति हजार के आंकड़े पे महिलाओं का जो संख्या है वो यहाँ पे बिहार के एवरेज से एक ज्यादा नजर आती है। लेकिन अगर साक्षरता के लिहाज से बात की जाए तो देश का जो औसत है वो 73% है, जबकि बिहार का 61.8% और नालंदा उसमें भी आगे नजर आता है 64.43%। यानी कि कम से कम इन दो मोर्चों पे नालंदा बिहार में कम से कम अग्रणी सा नजर आता है। लेकिन अगर शिशु मृत्यु दर के लिहाज से देखा जाए तो 40 प्रति हजार का आंकड़ा है देश का, 48 प्रति हजार का आंकड़ा है बिहार का, और नालंदा उसमें 47 पे बना हुआ है। ये आंकड़ा निकल के आता है, क्योंकि जो प्रति हजार अगर शिशु मृत्यु दर के लिहाज से देखा जाए तो उस लिहाज से ये चीजें कुछ और तस्वीर एक तरीके से बयां करती हैं। हम एक बार फिर से रुक करेंगे, कुंदन कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे और शेखर अय्यर साहब से भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आखिर जो नालंदा की जनता है वो आखिर क्या चाहती है, उसके अपने क्या कुछ मुद्दे हैं, उनके क्या सरोकार है। अपने जनप्रतिनिधियों से उनकी ही जुबानी सुनते हैं, जनता बोले। तो आपकी जो प्रायोरिटीज बेस्ड जो समस्याएं हैं उसमें क्या चाहेंगे, क्या करें? यहाँ का सबसे बड़ा समस्या है पानी का व्यवस्था करना। पानी की व्यवस्था, जैसे यहाँ कृषि प्रधान इलाका यहाँ पर है, यहाँ पर नदी का जो मुंह है, महाने नदी यहाँ का मेन प्रधान नदी है, उस नदी को साफ करके पानी का सप्लाई करना। गरीबों के लिए यात्री शेड होना चाहिए, घोड़ा गाड़ी का यात्री शेड होना चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए, यात्री का सुविधा नहीं है यहाँ राजगिरी में। कोई पार्टी वाला जीतते हैं उनसे हमको नहीं मतलब है, खाली बिहार को अच्छा से चलाएं, देखते हुए सब समाज को देखते हुए, नाई हो चाहे और कोई भी समाज हो, सबको देखते हुए चलें। हमारे के राशन कार्ड ना मिला कि ना तेल मिला ना गल्ला मिला है, एगो कमाए वाला 10 गो खाए वाला की
तेल ना मिला है, ना घर द्वार झोपड़ी है, कुछ तो मिलवे ना कर। रोड पर धसता है गाड़ी, इतना ही लेकिन जो तो हमारे गाँव में गाड़ियाँ था तो जो निकालतो ना, अजय बनाए जेरे वोट देवो ना तो ना देवो वोट। और हमारे सहयोगी कुमार आलोक जो कि नालंदा की रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे, वहां से जमीनी हकीकत को देख के आए, उनसे बात करते हैं। आलोक, आपको क्या लगता है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ बयां करती हैं। हम कोशिश करेंगे आलोक हमारे साथ जुड़े, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ शेखर अय्यर जी लगातार मौजूद हैं। शेखर जी, जो हमने देखा कि जनता की जो मूलभूत बातें हैं वो कहीं ना कहीं वही जमीनी चीजें निकल के आती हैं। बात चाहे बिजली, सड़क, सुरक्षा, पानी की हो, स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की, जो मूलभूत सुविधाएं, उससे ही ऊपर उठने की जो अगला पायदान है वहां ही नहीं पहुंच पा रहे। क्या वो बड़ी वजह है कि लंबे समय से बीमारू राज्य की जो फ्रेमवर्क है उसमें बिहार बना रहा है और क्यों नहीं निकल पाए, तब जबकि जब कहा जाता साहब 15-16% हमारी जीडीपी रही है? देखिए, पहली बात है, मतलब एक वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी नाते, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद वहाँ उस क्षेत्र से है, कम से कम उसको एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी रूप में तो डेवलप कर सकते थे जी। वो हम देख रहे हैं कि अभी भी वो पानी की बात हो रही है, अभी भी बेसिक जो चीज़ें की बात हो रही है, वो मतलब जैसे वो महिला बताते थे कि ये जो आम जनता में जो ज़रूरी है, तो बाकी चीज़ें तो बड़ी बात है, मतलब हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, टूरिस्ट कैसे डेवलप हो तो अलग बात है, लेकिन जो मूलभूत विकास अभी नहीं पहली पहुंच पाया चीजें हैं वो अभी तक लगता है कि वो पूरी परिमाण में वहाँ एक दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी कुमार आलोक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कुमार, क्या वो बड़ी वजह आपको नजर आती है कि जो कह सकते हैं एक तरीके से कि 2010 का जो विधानसभा चुनाव था, जो कि एक तरीके से पूरे विकास के मुद्दे पर लड़ा गया था, बहुत कुछ दावे भी किए गए थे, सुशासन बाबू की बात की जा रही थी, 16% जीडीपी की बात की जा रही थी, अभी भी क्यों इतना बड़ा पिछड़ापन, तब जबकि वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी? संभवतः हमारा संपर्क हमारे सहयोगी से नहीं हो पा रहा है। हम बात करेंगे, कुंदन जी हमारे साथ में पटना से मौजूद हैं। कुंदन जी, इस बात को किस तरीके से देखें, 2010 का जो परिणाम हमने देखा था विधानसभा का, 2014 में लोकसभा के परिणाम आए, उसके बाद महत्वपूर्ण एक इंडिकेटर के तरीके से 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव भी हुए थे। उसके बाद आज बिहार कहाँ पे खड़ा है मुद्दों के लिहाज से, अगर बात की जाए राजनीतिक गठजोड़ के लिहाज से? में जिसमें लोगों ने लालू राज या जंगल राज जिसको जैसे कहें उसे को ना आने देने के लिए इन्होंने ये एनडीए के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वोट दिया, सीट दिया, और ऐसा परिणाम मिला जहां से 3/4 मेजोरिटी मिली एनडीए को। 2014 का लोकसभा चुनाव भी प्रदेश में या देश में इसी तरह से एक आंधी थी, लेकिन नालंदा कॉन्स्टिट्यूएंसी एक अपवाद रहा और नीतीश कुमार किसी तरह से उनका कैंडिडेट अपना सीट बचाने में सफल रहे। विधान परिषद का चुनाव भी ये बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिवली कोई पॉइंट आउट नहीं करता है कि ये ट्रेंड किसके फेवर में है। कुल मिलाकर के जो ज़मीनी हकीकत है कि ये कांटे के टक्कर है। इसको पॉलिटिकल पार्टी, जो स्टेक होल्डर हैं, जनता, जो कैंडिडेट्स, ये सभी लोग मानते हैं कि बराबर का टक्कर है, और उसमें लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, जो बेसिक कम्युनिटीज़ है, यही सारे लोगों की चाहत रही है, और यही इसी पे टेस्ट होगा जो सत्ता में जो लोग आना चाहते हैं। आपने ये वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की थी। वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी और प्रदेशों में देखा गया है कि जो मुख्यमंत्री ज़्यादातर स्थिति में रिप्रेजेंट करते हैं उस क्षेत्र के किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को। नालंदा का दुर्भाग्य ये रहा है कि 2004 के बाद से नीतीश कुमार ने उसको डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं किया है। एक मुख्यमंत्री अगर अपने क्षेत्र के किसी भी असेंबली सेगमेंट को रिप्रेजेंट करे तो शायद फंडिंग या डेवलपमेंट या खुद मॉनिटरिंग, ये सब चीज में कुछ अच्छा काम हो सकता था, जो कि ऐसा बिल्कुल हो सकता था, लेकिन वो संभावना शायद अभी भी बरकरार नजर आती है। हम बात दूसरे जिले की बात करते हैं, नालंदा से आगे निकलते हैं, सहरसा की बात करते हैं। कोसी अंचल का एक जिला सहरसा जो लगभग हर साल बाढ़ के कहर को झेलता है, पर सहरसा की पहचान मंडल मिश्र की जन्मस्थली के तौर पर भी है, जिन्होंने आदिगुरु शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया था। विरासत से इतर क्या है आज के सहरसा की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में। नालंदा से सहरसा थोड़ा सा डिफरेंट। सहरसा को कोसी अंचल के मुख्यालय के रूप में जाना जाता है। कोसी नदी के आसपास इलाके में फैला ये जिला खेती के लिहाज से काफी उपजाऊ है। हालांकि नदी के लगातार कटान के चलते यहाँ के निचले इलाके में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कत
झेलनी पड़ती है। बाढ़ इस क्षेत्र की मुख्य समस्या है, जिसके चलते इस इलाके का समुचित विकास नहीं हो पाया है। हम लोगों को यहाँ से स्वास्थ्य के लिए किसी भी तरह की बीमारी के इलाज के लिए 20 किलोमीटर पूरब जब ही हम लोग जाएंगे तभी जिला मुख्यालय से हम लोगों की इलाज हो पाएगी। दिक्कत है, उस पार से लाने में नाव पर लाते हैं, बहुत दिक्कत से रोड पर चढ़ाते हैं, रोड से किसी तरह से टेम्पू से गाड़ी से किसी तरह से बाजार ले जाते हैं, बहुत कठिनाई का तरह बीता करते हैं। बाढ़ की समस्या का असर यहाँ के जनजीवन पर भी दिखाई देता है। जिले की साक्षरता दर 40% से कम है और बड़ी संख्या में यहाँ के लोग रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। लुधियाने में रहते हूँ, करीब 20 साल से रहता हूँ। 20 साल से रहते हैं? तो क्या करते हैं लुधियाना में? यही मजदूरी काम करते हैं। यहाँ पर मजदूरी नहीं मिलती? यहाँ सहरसा में नहीं मिलते हैं जी, मजदूरी देते नहीं है, बात ये है। क्या अहम मुद्दे, मूलभूत मुद्दे हैं यहाँ पर जो है सहरसा में? देखिए, यहाँ यह है कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। किसान को ठीक ढंग से जो किसान यहाँ का कोई ठीक ढंग से कमा नहीं सकता है। सहरसा कस्बे में जनता की समस्या और मुद्दों को जानने के बाद हम निकल गए मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर महिषी विधानसभा में, उस जगह जहां मशहूर उग्रतारा मंदिर है। वहीं उसी गांव में पास में ही वो जगह है जहां 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ हुआ था। सबसे बड़ी वजह है एम्प्लॉयमेंट का ना होना, रोजगार। मनरेगा पूरी तरह यहाँ पर कोलैप्स रहा है। आप एम्बैंकमेंट के अंदर जाएंगे, जो सूरत है उससे अच्छा था एक प्लांट लगाया था। सिंपल बात है, मिनरल वाटर की प्लांट लगाई थी गवर्नमेंट अपने स्तर से। सारी लोगों को यदि वहाँ पर ये आपको 10,000 की नौकरी मिलती है, यहाँ की 6,000 की नौकरी मिल जाए ना, तो वो उससे खासा बेटर है, बहुत बेहतर है जो यहाँ के लोगों के लिए। और मूलभूत सुविधा का अभाव बिल्कुल भी है। स्कूल्स में पैसे खर्च हो रहे हैं, सर्व शिक्षा में पैसे जा रहे हैं, लेकिन ग्रास रूट पे सफल नहीं, खास करके एम्बैंकमेंट के अंदर की जो स्थिति है। सहरसा में 4 विधानसभा हैं, सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर और महिषी। राजनीतिक रूप से ये इलाका काफी अहम है। सहरसा और मधेपुरा की विधानसभाओं को मिलाकर मधेपुरा लोकसभा बनी है, जिससे पप्पू यादव सांसद हैं और अपनी पार्टी बना चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा में इस इलाके में क्या तस्वीर उभरती है। और जल्दी से आंकड़ों की नज़र से सहरसा की जो ज़मीनी सच्चाई है वो भी तस्वीर हम देख लेते हैं और आखिर क्या कुछ बयां करते हैं। अगर हम आंकड़ों के लिहाज से देखें तो सहरसा आज जो बिहार के महासंग्राम की हम बात करें उस लिहाज से कुल आबादी जो है 19 लाख के आसपास है, जिसमें पुरुष 9,97,000 है, महिलाएं 9 लाख के आसपास हैं। ये यहाँ के आबादी के लिहाज से तस्वीर है। इसके अलावा हम अगर बात करें कुछ और आंकड़ों के लिहाज से तो हम कह सकते हैं कि आखिर किस तरह कुल मतदाता 11,43,000 है, जिनमें से पुरुष लगभग 6 लाख के आसपास है और महिला मतदाता लगभग 5.5 लाख के आसपास है। और बात अगर करें कुल विधानसभा सीटें जो कि 4 हैं, सोनवर्षा, सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी, ये 4 विधानसभा सीटें हैं सहरसा जिले के अंदर। यहाँ की तस्वीर आखिर किस तरीके थी 2010 के चुनाव के विधानसभा के बाद में, उसको भी आपसे साझा करते हैं। और उस तस्वीर के लिहाज से अगर बात करें तो जेडीयू के पास में 2 सीटें थी, भाजपा के पास में 1 थी और आरजेडी के पास में 1 थी, जबकि जेडीयू भाजपा उस वक्त एक साथ चुनाव मैदान में थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में विधानसभा वार बढ़त की अगर बात की जाए तो 2 पर जदयू, 1 पर लोजपा और 1 पर राजद अपनी बढ़त बनाने में कामयाब रही थी। कुल आंकड़ा 4 का रहा था 2014 के लोकसभा चुनाव के आधार पर अगर हम बातचीत करें तो कह सकते हैं कम से कम। और अगर बिहार में हम देखें कि देश का लिंगानुपात जो कि वो किस तरह से 943 तो देश का है, लेकिन बिहार में 918 और 904 महज सहरसा में है। ये वहाँ के ज़िले की जो ज़मीनी सच्चाई है, लिंगानुपात के आधार पर काफ़ी पीछे देश के स्तर से या कहा जाए राज्य के स्तर से पीछे काफ़ी नज़र आ रहा है। और बात की जाए साक्षरता के लिहाज से तो देश का फीसद 73 है, जबकि बिहार 61.8% है। सहरसा उससे भी काफ़ी पीछे 53.20 के आंकड़े पे खड़ा है, यानी देश और बिहार के औसत से काफ़ी पीछे बिहार खड़ा नज़र आ रहा है। और बात अगर शिशु मृत्यु दर के लिहाज से की जाए तो 40 प्रति हज़ार देश का आंकड़ा है, 48 प्रति हज़ार बिहार का आंकड़ा है, जबकि 55 प्रति हज़ार देश के जो सहरसा है वहाँ का आंकड़ा है। ये अपने आप में कुछ चिंता वाली एक तस्वीर है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, हमने देखा है कि कई प्रकार की राजनीतिक करवट बदलती नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन में एक बड़ा प्रयोग के तौर पर जेडीयू आरजेडी साथ आए हैं, क्या उनके कार्यकर्ता भी जमीन पे वो दोस्ती को स्वीकार पा रहे हैं या एक असहजता नजर आ रही है?
बिल्कुल आनंद असहजता जरूर नजर आ रही है और यही बड़ी चुनौती है जेडीयू और आरजेडी के नेतृत्व के लिए कि वो जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को मना पाएं कि वो एक दूसरे के साथ तालमेल कर काम करें। चूँकि हम जानते हैं कि लंबे अरसे तक जेडीयू इस बात की लड़ाई लड़ती रही थी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, और ज़मीनी स्तर पर आरजेडी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं में झड़प भी देखने को मिल रही थी। तो अब जब दोनों साथ हैं बदली हुई परिस्थितियों में, इन दोनों दलों के सामने चुनौती है। और अभी भी अगर आप पटना की सड़कों पर देखें, न केवल चुनाव प्रचार को देखें, एक तरह से जो पोस्टर लगे हुए हैं वो भी अलग अलग है। ऐसे में एक चुनौती है। हम जानते हैं कि 30 तारीख को जो रैली है, स्वाभिमान रैली, उसमें ये कोशिश जरूर करेंगे जेडीयू और आरजेडी के नेता की साझा रैली के जरिए एक संकेत दिया जाए जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को कि जिससे मेल मिलाप बेहतर तरीके से हो सके। ये देखना होगा। शैलेंद्र, एक बहुत छोटा सा जवाब से चाहेंगे कि सहरसा वो जगह पे है जहाँ पे बाढ़ जो है कोसी की वो हर साल लगभग आती है। क्या कोई एक बड़ा विजन नजर आता है इस बड़ी समस्या को दूर करने को लेकर? छोटा जवाब। जी, हम जानते हैं कि नेपाल के जरिए जो पानी आता है वो न केवल सहरसा बल्कि सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, इस इलाके में ये सबसे बड़ी समस्या रही है। हाँ, हम जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नई सरकार बनी है, उसने कुछ पहल की है और जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहरसा में परिवर्तन रैली से किया और कहा कि लंबे समय से जो केंद्र सरकार रही, 70 मिनट नेपाल जाने में लगता है, लेकिन वो कोई नेपाल नहीं जा सका। तो ऐसे में पहल की गई है कि नेपाल के जरिए बातचीत आगे बढ़ाई जाए जिससे कि इस इलाके में बाढ़ की समस्या से बड़ी समस्या का समाधान निकल सके। हम रुक करेंगे। कुंदन जी हमारे साथ पटना से मौजूद है। शैलेंद्र, हम वक्त की कमी है, आपके पास लौटने की कोशिश करेंगे। करने वाले नीतीश कुमार अब क्षेत्रीय अस्मिता की बात करने लगे। क्या उनको लगता है कि इस प्रकार के मुद्दे से उनकी राजनीति को थोड़ा सा सहारा मिलेगा इस वक्त? सहरसा जिला का जो डायनेमिक्स है वो ट्रेडिशनली तो लालू प्रसाद या ये सोशल जस्टिस के नेताओं को सूट करता है। इस बार पप्पू यादव की भूमिका नीतीश कुमार से ज़्यादा मुझे सहरसा क्षेत्र में पप्पू यादव की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है। जब से वो लालू प्रसाद से अलग हुए हैं और अपना पार्टी बनाया है, उनके पास एक यूथ कैडर जैसा इस तरह का सपोर्ट बेस है और समय समय पे वो रैली और किसी तरीके से मास मूवमेंट करके अपना जो स्ट्रेंथ है वो जताते रहते हैं। तो ये सामान्य स्थिति में अगर पप्पू साथ होते तब तो आरजेडी और इनके लिए बहुत आसान होता, लेकिन वो जो वोट परसेंटेज काटने की जो क्षमता है वो हमको लगता है कि आरजेडी और जदयू को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। बीजेपी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कर रहा हूं सर, हमारे पास शेखर साहब भी मौजूद। शेखर जी, आपको लगता है कि ये जो एक बड़ी वजह है कि महागठबंधन के भीतर से ही अभी कुछ सुगबुगाहट आ रही कि साहब बहुत कुछ चीजें सही नहीं चल रही? दूसरी एक बड़ी चीज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव का एजेंडा तय करते नजर आ रहे, कम से कम अभी तक के अगर पूरे प्रयोग के आधार पर देखा जाए तो। देखिए, बार बार जो चीज़ आप अभी हमने नालंदा में देखा, सहरसा में वही बात है। देखिए, विकास का जो मुद्दा है ना, कि हर चुनाव में फिर वही बात आती है कि जात पे कैसा कॉम्बिनेशन है, कि फाइनली उसी हिसाब से चुनाव का परिणाम उस क्षेत्र में डिसाइड होता है। लेकिन बात यह है कि इतने सालों के बाद भी वहाँ इतने जो कैमरा आपको दिख रहा है अभी, रास्ते का हाल देखिए, वहाँ के जो कोसी नदी का जो समस्या है, बल्कि ये बात भी हुई कि भाई नेपाल से पानी छोड़ा जाता है तो फिर उसको लेकर बातचीत भारत और नेपाल के बीच में बहुत बातचीत हुई है। और हम इस बार हमने देखा, पिछले साल ही हमने देखा कि इंडिया के इंजीनियर्स और नेपाल के इंजीनियर्स दोनों मिलकर भी उस समस्या को कैसे दूर करें बातचीत भी की है। एक पहल नजर आ रही कम से कम केंद्र सरकार की। तो वहाँ पे इतनी समस्या है कि अगर चुनाव के समय केवल जात समीकरण को लेकर फाइनली मैटर डिसाइड हो, वो उस क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है, उन लोगों के लिए ठीक। 2014 के चुनाव परिणामों में हमको देखने को मिला। वक्त की हमारे पास पाबंदी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, सहयोगी हमारे शैलेंद्र का भी बहुत बहुत साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो बिहार का महासंग्राम है उसकी हर वो एक बड़ी खबर जो कि वहाँ की जनता से सरोकार रखती है, चाहे वहाँ की जमीनी सच्चाई को बताती है, आने वाले बिहार के चुनाव के नतीजों तक दूरदर्शन न्यूज के माध्यम से लगातार हम बिहार के महासंग्राम में आपको रोज लेके आते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।
नमस्कार, बिहार के महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। चुनावी लड़ाइयां तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये सिर्फ चुनावी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एक संग्राम है और ये महासंग्राम है, क्योंकि ये बिहार का चुनाव है। जी हां, बिहार का चुनाव जिस पर इस वक्त देश और दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। मैदान सज चुका है, सेनाएं तैयार हैं, सिर्फ इंतजार हो रहा है रणभेरी बजने का। सिर्फ चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी, और चुनावी तारीखों का ऐलान कब होगा उसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। लेकिन चुनावी तारीखों का ऐलान होने से पहले ही बिहार का जो सियासी पारा है, चुनावी पारा है, वो एकदम चढ़ा हुआ है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि बिहार के ये चुनाव है जो बहुत कुछ तय करेंगे। बहुत सारे सवालों का जवाब इन चुनावों से हमारे सामने आएगा। सवाल बहुत सारे हैं और बहुत सारे सियासी दल हैं जिनका राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा इन चुनाव में। बहुत सारे नेता हैं जिनकी रेलेवेंसी जो चुनाव हैं और राजनीति में उनकी प्रासंगिकता क्या है, ये तय होगा। और साथ साथ बिहार की जनता के भाग्य का भी फैसला होगा, क्योंकि बिहार की जनता को इस बार बड़ा फैसला लेना है। फैसला ये लेना है कि क्या वो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है या फिर वापस लौट जाना चाहती है जंगल राज की तरफ, और उस दशा और दिशा की तरफ जहां यह कहा गया था कि बिहार एक बीमारू राज्य है, बिहार एक पिछड़ा राज्य है। बिहार को यह तय करना है कि जहां वो खड़ा है यहां से बिहार को आगे बढ़ना है या फिर पीछे लौट जाना है। इन तमाम सवालों का जवाब होगा। और जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते तब तक डीडी न्यूज पर हम लगातार आपको बिहार के पल पल की आपको खबर देंगे, बिहार के जिले जिले की आपको खबर देंगे। और खबर तो देंगे ही, साथ साथ आपको आंकड़ों से भी तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि आंकड़े बहुत कुछ बयां करते हैं। और मेरे सहयोगी आरेंद्र प्रताप मेरे साथ जुड़े हैं और वो आरेंद्र मुझे बताएंगे कि दरअसल बिहार के जो आंकड़े हैं वो क्या कुछ कहते हैं। क्या आंकड़ों में वास्तव में दम होता है? क्योंकि कई बार आरेंद्र ये बोला जाता है कि आंकड़े भी जो है आधी चीजें बताते हैं, आधी चीजें छुपा लेते हैं। लेकिन जितना भी सच बताते हैं वो कम से कम आंकड़े बताते हैं, क्योंकि नारों और वादों के बीच में अशोक बहुत सी चीजें हैं जो कई बार रह जाती हैं। और जमीनी सच्चाई को आपको समझना है तो उन आंकड़ों के पास जाना पड़ेगा, जमीन पर जाके देखना पड़ेगा। क्योंकि ये बहुत बार देखा गया है कि हवाई बातें, हवाई वादे, वादों और नारों के बीच में जो जनता की बात है, जो सच है, जो जमीन का सच है, वो कई बार सामने नहीं आ पाता। तो उसको जानने के लिए जरूरी है और हमारी कोशिश होगी इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे बिहार की हर उस आंकड़े को जनता से रूबरू कराने का, चाहे वो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ हो, चाहे सामाजिक सरोकार की बात हो, चाहे वो आने वाले कल के भविष्य से जुड़ा हो कि आज बिहार कहां खड़ा हुआ है। जी, आज बिहार कहां खड़ा है जानना बहुत जरूरी है और ये आंकड़ों से बताएंगे, आरेंद्र हमें बताएंगे। और इस बीच आंकड़ों के अलावा जो जमीनी हकीकत है, जो जमीनी सच्चाई है, वो हमारे रिपोर्टर्स आपको बताएंगे। मेरे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पटना से, और पटना से सीधा वो बताएंगे क्या वहां की तस्वीर है। और ऋतु मेरे दूसरी सहयोगी वो जुड़ी हैं छपरा से, छपरा की जमीनी हकीकत के बारे में बताएंगी। और साथ साथ हमारे साथ स्टूडियो में दो मेहमान जुड़े हैं, राम कृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और जगदीश उपासने जी, ये दोनों वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। और जो खबरें हैं, खबरों के पीछे की सच्चाई क्या है, वो राम कृपाल जी और जगदीश उपासने जी हमें बताएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इससे पहले कि हम इन मेहमानों की तरफ बढ़े, अपने रिपोर्टर से जमीनी हकीकत जो है उसका जायजा ले, उससे पहले एक नजर डालते हैं कि बिहार के ये चुनाव दरअसल महासंग्राम क्यों है, क्या खास है इस बार के चुनाव में, क्यों अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इन ऐलान से पहले ही चुनाव का जो सियासी पारा है बिहार का, वो दरअसल कैसे चढ़ गया। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने में महज चंद दिन ही बचे हैं। ऐसे में अभी से ही सियासी दलों ने जनता को लुभाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ने लगा है और इसके साथ ही जमकर जुबानी गोले दागे जा रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाटिल पुत्र की सत्ता पर काबिज होने के प्रयास में हर दांव आजमा रहे हैं, तो भाजपा भी अपने तरकश के हर तीर का चुन चुन कर इस्तेमाल करने में लगी है। इन सब के बीच राजद, जदयू और कांग्रेस का एक नया महागठबंधन भी बन गया है। इस गठजोड़ ने राज्य में सीटों का बंटवारा भी कर लिया है। लालू प्रसाद ने टमटम यात्रा निकालकर अपनी परंपरागत शैली में चुनावी आगाज किया, तो नीतीश कुमार ने बिहारी स्वाभिमान का नारा बुलंद करते हुए डीएनए की राजनीति में उलझ गए हैं। उधर लोकसभा चुनाव की कामयाबी को विधानसभा चुनाव में दोहराने के लिए भाजपा ने भी पूरी तरीके से कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मैदान में उतर चुके हैं। उनका साथ बीजेपी के बड़े नेताओं के अलावा एलजेपी के रामविलास पासवान, भूपेंद्र कुशवाहा और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी दे रहे हैं। विकास के वायदे, बेहतर कानून व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार के जरिए एक नया बिहार की तस्वीर भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन लोगों के सामने पेश कर रहा है।
आरोप प्रत्यारोप और तल्ख बयानबाजी के बीच में राज्य के हर कोने में झंडों और होर्डिंग का युद्ध भी शुरू हो गया है। राजनीतिक दलों के दावे और वायदों की इस पहली खेप के बीच बिहार की जनता भी उस दिन के इंतजार में है जब वह वोट डालकर उनको चुनेगी जो उनके सपनों, उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये रिपोर्ट थी बिहार के चुनाव क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं, क्यों इनको मदर ऑफ ऑल इलेक्शन कहा जा रहा है। और किसी सियासतदान ही नहीं बल्कि खुद जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उन्होंने भी कहा था बिहार के चुनाव के संदर्भ में कि ये मदर ऑफ ऑल इलेक्शन है। रामकृपाल जी, आपने देश के इतने चुनाव कवर किए, इतने चुनाव बहुत नजदीक से देखे हैं, क्यों इन चुनावों को इतनी तवज्जो दी जा रही है? क्यों हम इसको महासंग्राम कहें, क्यों हम इसको मदर ऑफ ऑल इलेक्शन कहें? देखिए, अगर आप देखें राष्ट्रीय राजनीति में 3 ही विकल्प रहे हैं आज़ादी के बाद से अब तक। या तो कांग्रेस रही है, या दक्षिण पंथ, आप जिसको भी कह लीजिए, यानी यूपीए, एनडीए, और एक है तीसरा मोर्चा। 2014 के इलेक्शन में कांग्रेस यानी यूपीए हाशिए पर चली गई और उसमें एक यूँ कहें कि एक पोटेंशियल अपोजिशन बनने की शक्ति भी नहीं रही। अब जो चैलेंज है हिंदुस्तान की, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, वो चैलेंज है थर्ड फ्रंट। क्योंकि अमूमन थर्ड फ्रंट तभी आता है जब कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पर चली जाती है। तो ये बिहार का इलेक्शन सिर्फ राज्य का इलेक्शन नहीं है। आप ये देखिए, बिहार में अगर बीजेपी को मान लीजिए 1% क्यों पराजित हो जाती या स्पष्ट बहुमत नहीं आता है, तो फिर राष्ट्रीय राजनीति में ये माना जाएगा, आकलन लगाया जाएगा कि एक पोटेंशियल थ्रेट अभी है। लेकिन अगर बिहार में बीजेपी जीत जाती है तो मान लीजिए कि बीजेपी का बहुत बड़ा रास्ता साफ हो जाएगा एनडीए का। एक ऐसी थर्ड फ्रंट को जो बना हुआ है, जो पोटेंशियल थ्रेट इस समय, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं ये भी हाशिए पर चला जाएगा। और इसलिए एक बिहार का इलेक्शन सिर्फ बिहार विधानसभा का इलेक्शन नहीं है। ये तीसरे मोर्चे की कितनी गुंजाइश है, कितना वाकई है, और 1.5 साल 2 साल मोदी के राज्य करने के बाद वाकई क्या मोदी जी का या एनडीए का ग्राफ गिरा है कि उसमें कोई जान आई है। ये बहुत सारे फैसले होने हैं। इसलिए बिहार का इलेक्शन सिर्फ बिहार का इलेक्शन नहीं है, वह भावी 2019 और उसके बाद की राजनीति का संकेत भी देगा। बिल्कुल, बहुत सारे फैसले होंगे। बिहार का सिर्फ चुनाव नहीं है, बहुत सारी चीजें। जगदीश उपासने जी, जैसा कि रामकृपाल जी भी कह रहे हैं कि जाहिर तौर पर इसमें थर्ड फ्रंट जो है उसके बारे में साफ होगा कि वो उसकी प्रासंगिकता देश की राजनीति में कितनी। अगर मैं इस गठबंधन की, जो महागठबंधन की बात कहें, उसमें फिलहाल तो लालू यादव ने जहर पी लिया है और नीतीश कुमार फिलहाल भुजंग से लिपट गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो आपको लगता है कि ये वास्तव में जो है ये जो महागठजोड़ हुआ ये सरवाइव कर पाएगा? उसके सर्वाइवल की लड़ाई है। देखिए, अभी जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि भाई लालू यादव अपना प्रचार कर रहे हैं, उनकी पार्टी अपना प्रचार कर रही है और जदयू अपना प्रचार कर रही है। लेकिन इन सब से ऊपर असल बात यह है कि क्या ये चुनाव लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक भविष्य को तय करने वाले चुनाव होंगे? क्योंकि लालू प्रसाद यादव का अपने वोट बैंक पर जिस तरह का नियंत्रण रखा है, यानी 2014 के लोकसभा चुनाव में भी जदयू से अधिक वोट प्रतिशत उनको मिला है, सीटें भले ही उनको कम मिली। तो ये चुनाव तय करेगा कि क्या लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में आज भी प्रासंगिक है, क्या वो अपनी अपील अपने वोट बैंक पर बना के रखते हैं या बिहार का युवा मतदाता उनको खारिज कर चुका है। ये बहुत बड़ा सवाल होगा। और जो तीसरी शक्ति की बात रामकृपाल जी ने की है, निश्चित ही तीसरी शक्ति को अगर उभरने से रोकना है भाजपा या एनडीए को, तो बिहार उसके लिए सबसे बड़ी रणभूमि है। बिहार उसके लिए एक टेस्ट केस होगा, क्योंकि बिहार विधानसभा में अगर एनडीए बहुमत अपना ले आता है तो वो जो जिस पोटेंशियल थ्रेट की बात एनडीए को कर रहे हैं रामकृपाल जी, जिसमें आप कल को अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी शामिल हो सकती है, तो ये सारा रुक जाएगा। और एनडीए के शासनकाल पर, केंद्र में एनडीए का 1 साल से अधिक का जो शासनकाल है, जिस पर आमतौर पे देश में एक तरह की सकारात्मक धारणा है, उस पर मुहर लग जाएगी। और एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपना कार्यक्रम घोषित किया इस देश के विकास के लिए, वो उसको बढ़ा सकेंगे।
राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो उसमें बड़े सारे सवाल है, लेकिन बिहार के हिसाब से जो हम बार बार कह रहे हैं वो सवाल ये है, क्या बिहार पीछे जाना चाहेगा? क्या बिहार एक बार फिर से जंगल राज की तरफ जाना चाहेगा, या इस बार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए बिहार फैसला लेगा? उस पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार बिहार पर ही पलट कर देखते हैं, एक नजर डालते हैं आजादी के बाद से अब तक बिहार का जो सियासी सफर है वो दरअसल सफर कैसा था, ये नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। देश की निगाहें बिहार पर टिकी हुई हैं, वो इसलिए क्योंकि नवंबर में बिहार एक बार फिर अपनी सरकार चुनेगा। चुनावी गतिविधियां अभी से शुरू हो गई हैं। फिजा में चुनावी सियासत की महक महसूस की जा रही है। कोई इसे मदर ऑफ इलेक्शन कह रहा है तो कोई आने वाले चुनाव को नया राजनीतिक मानक गढ़ने वाला बता रहा है। सन 1952 से अब तक बिहार ने 33 सरकारों और 23 मुख्यमंत्रियों को देखा है। कांग्रेस पार्टी से सबसे पहले मुख्यमंत्री के तौर पर श्री कृष्ण सिन्हा ने बिहार की बागडोर संभाली और 14 साल तक इस पद पर काबिज रहे। 1961 में श्री कृष्ण बाबू की मौत के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस ने जीत तो दर्ज की, लेकिन हर चुनाव में कांग्रेस लगातार कमजोर होती गई। 1967 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बिहार में बनी और इस सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पे महामाया प्रसाद सिन्हा ने शपथ ली। इस संयुक्त सरकार में सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की भागीदारी थी। महामाया बाबू की सरकार आंतरिक कलह की वजह के कारण अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बन गई। नए मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री बने। ये राजनीतिक सामाजिक तौर पर एक मिसाल बनी। भोला पासवान शास्त्री देश के पहले दलित मुख्यमंत्री बनकर एक नया इतिहास रच दिया। 1972 में एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में आई और पहले केदार पांडे और बाद में अब्दुल गफ्फार को बतौर मुख्यमंत्री छात्रों के आंदोलन को झेलना पड़ा और बाद में अपने पद से हाथ धोना भी पड़ा। ये वो दौर था जब जेपी भी बिहार की जमीन पर छात्र आंदोलन के समर्थन में उतरे और उनके बाद हुई राजनीतिक उथल-पुथल की वजह से जेल भेजे गए और देश के साथ साथ बिहार ने भी इमरजेंसी को झेला। उसके बाद 1977 में हुए चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और जनता पार्टी की सरकार बनी। जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1980 में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ गई और अगले 10 सालों तक बिहार की सत्ता पर काबिज रही। इस दौर में आला कमान के निर्देशों पर बिहार के मुख्यमंत्री बदलते रहे और 10 सालों में बिहार ने 5 मुख्यमंत्री देखे, लेकिन 1990 के चुनाव के बाद सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। एक बार फिर समाजवादियों की सरकार बनी। मंडल के रथ पर सवार होकर 77 के आंदोलन के अगुआ बिहार के रहनुमा बने। शुरुआत में इन्हें भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टियों का भी समर्थन प्राप्त था। तब से लेकर आज तक इन्हीं समाजवादियों के हाथ में बिहार की है, चाहे वह लालू प्रसाद रहे हों या राबड़ी देवी या फिर नीतीश कुमार। अब एक बार फिर बिहार के विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी है कि इस बार बिहार किस तरह का जनादेश दे रहा है और किस तरह का मानक सेट करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बिहार का सियासी इतिहास था और इस बार बिहार का जनादेश क्या रहेगा उस पर पूरे देश की निगाहें लगी रहेंगी। खास बात है कि बहुत से राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि दरअसल बिहार जो है वो राष्ट्रीय राजनीति की प्रयोगशाला रही है। तो इस बार क्या प्रयोग बिहार की जनता करती है वो जानेंगे, लेकिन उससे पहले आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं। आरेंद्र, अगर आंकड़ों पर नजर डाले तो किस तरह से बिहार की तस्वीर आप दिखाना चाहेंगे बिहार की जनता को और देश की जनता को? तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिहार में ही रहने वाले लोगों के अलावा भी ये बाकी सब लोगों को ये जानना ज़रूरी है आखिर बिहार क्यों उस प्रयोगशाला के तौर पर जाना जाती है जिसको कि एक बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर कहते हैं। तो जो मूलभूत बातें हैं बिहार से जुड़ी हुई उससे आपको रूबरू कराते हैं। कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको कोशिश करते हैं इस बात से रूबरू कराने की। अगर हम बिहार विधानसभा कुल सीटों की बात करें तो 243 विधानसभा सीटें हैं और इनमें से दलगत आधार के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन इन सीटों में किस प्रकार से विभाजन देखने को मिलता है, जिनमें से सामान्य सीटें 203 सामान्य सीटें हैं। इसके अलावा बिहार में अगर हम देखें तो किस प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं। इसके अलावा अगर हम अनुसूचित जनजाति के लिहाज से बात करें तो 2 सीटें आरक्षित हैं। तो ये एक तरीके से कुछ बेसिक जानकारी है। और अगर हम बिहार विधानसभा चुनाव 2015 के लिहाज से बात करें तो कुल मतदाताओं की अगर हम बात करें तो 6 करोड़
68 लाख मतदाता हैं, यानी कि लगभग 6.5 करोड़ से भी ज़्यादा जो मतदाता हैं वो मतदान करेंगे। और इसमें विभाजन करके भी देखने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरीके से पुरुष और महिलाओं के मतदाता इसमें से हैं। पुरुष मतदाता की अगर बात की जाए तो लगभग 3.5 करोड़ मतदाता हैं, जो लगभग पूरे मतदान प्रतिशत का लगभग 50% से कुछ ज़्यादा है। और अगर महिलाओं के लिहाज से बात की जाए तो महिलाएं, जिनको कि हम आधी आबादी के तौर पे जानते हैं, वो भी 3 करोड़ 11 लाख मतदाता बिहार में हैं। और ये अपने आप में वो आंकड़ा है जो बहुत समझने और जानने के लिहाज से ज़रूरी है, क्योंकि बिहार में महिलाएं बड़ी संख्या में बाहर निकल के आती हैं, लेकिन उनका जो मत प्रतिशत है वो अपेक्षाकृत पुरुषों के मुकाबले कम है। और अन्य मतदाताओं के लिहाज से बात की जाए तो 2179 मतदाता उस लिस्ट में भी आते हैं। तो कुल मिला के 6.5 करोड़ मतदाताओं की हम बात कर रहे हैं, जो कि बिहार विधानसभा के इस बार के चुनाव में अपना वोट डाल सकते हैं। और अगर उम्र के लिहाज से बात की जाए, ये जानना बहुत ज़रूरी है, 18 से 19 साल यानी कि वो वोटर जो पहली बार वोट करेंगे वो लगभग 3% के आसपास है। 20 से 29 साल ये जो वर्ग है ये लगभग 31% के आसपास है। और अगर 30 से 39% के उम्र के लिहाज से बात की जाए तो वो भी अच्छा खासा एक वर्ग है, जबकि 50 से 59 के बीच लगभग 11% के आसपास लोग हैं। और 60 से 59% के आसपास जो आयु वर्ग के लोग हैं वो लगभग 7% के आसपास हैं। तो कुल मिला के उम्र के आधार पर भी हमने इस बात को समझाने की कोशिश की है दर्शकों को कि आखिर कौन सा वर्ग किस आधार पर है और किस वर्ग में कितने मतदाता हैं। और अगर देश में लिंगानुपात की बात की जाए तो देश का लिंगानुपात 943 है। और हम बिहार के सापेक्ष में भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार में, यानी राज्य बिहार में जो लिंगानुपात है वो 1000 पुरुषों के मुकाबले महज 918 है। ये बात हम इसलिए भी बता रहे हैं कि जब हम इलेक्टोरल रोल के आधार पर लिंगानुपात जानने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे बिहार का प्रदर्शन और कम नजर आता है। और ये 2010 की विधानसभा की दलीय स्थिति थी, जहाँ पे जेडीयू को 115 सीटें मिली थी, भाजपा उसकी सहयोगी दोनों लोग मिलकर लड़े थे, जिनको 91 सीटें थी। आरजेडी को 22, कांग्रेस को 4, एलजेपी को 3, निर्दलीय को 6 और अन्य के खाते में 2 सीटें आई थी। 2010 के विधानसभा चुनाव की दलीय स्थिति को हम इस वक्त स्क्रीन पर अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से सबसे बड़े गठबंधन के तौर पर जेडीयू और भाजपा निकल के आई थी। और अगर हम बात करें कि जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि 2010 का जो चुनाव था उस वक्त जेडीयू और भाजपा ने मिलकर लड़ा था और ये आंकड़े निकल के आए थे। इस प्रकार से उनका जो गठबंधन था भाजपा और जेडीयू का, उसको बढ़त मिली थी। और बड़े विपक्षी दल के तौर पे आरजेडी उस वक्त विपक्ष में था, जो कि अब आज की वर्तमान बदली हुई परिस्थिति के आधार पे चीज़ें बदल चुकी हैं और जेडीयू आरजेडी इस वक्त साथ में चुनाव मैदान में है। कुछ और भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे आंकड़ों की नज़र से, आखिर किस तरीके से बिहार में चीज़ें जानना समझना बहुत ज़रूरी है। वोट फीसदी की अगर हम बात करें तो 2010 का जो विधानसभा का चुनाव था उसमें लगभग 22% जेडीयू को वोट मिला था, 16.5% बीजेपी के खाते में गया था, आरजेडी को 18.8% वोट मिला था, कांग्रेस के खाते में 8% वोट गया था, एलजेपी को 6.7, निर्दलियों के खाते में भी 13% वोट गया था और अन्य भी लगभग 13% के आसपास रहते। तो ये वोटों का डिवीजन पूरे बिहार के लिहाज से कह सकते हैं 2010 के विधानसभा चुनाव में जो वोट प्रतिशत था वो इस लिहाज से था। और जिसमें समझना भी इस बात को जरूरी है कि आखिर किस समय, उस समय 2010 में जो दल था जेडीयू और बीजेपी वो साथ में चुनाव मिलकर लड़े थे। इसके अलावा बात करते हैं 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, जिसमें एक तरीके से भाजपा ने या कहा जाए एनडीए ने सूपड़ा साफ कर दिया था बिहार में बाकी अन्य दलों का। वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि लोकसभा एमपी कितने चुन के गए थे। बिहार की टोटल 40 सीटों के लिहाज से बीजेपी के खाते में 22 सीटें आई थी। उसके अलावा जो लोजपा है वो जो कि रामविलास पासवान की पार्टी है, जो कि एनडीए का ही घटक दल है, वो उनके खाते में 6 सीटें आई थी। रालोसपा जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उनके खाते में 3 आई थी और कांग्रेस महज 2 सीटों पर सिमट गई थी। और बिहार के बड़े क्षेत्रीय क्षत्रप कहलाने वाले आरजेडी भी 2 सीटों पर सिमट गई। उसके अलावा जेडीयू भी महज 2 सीटों पर, जबकि उनकी राज्य में सरकार थी, वो भी 2 सीटों पर सिमट के रह गए। तो ये लोकसभा 2014 के परिणाम है। लोकसभा सीटों के 40 जो कि सीटें बिहार में हैं और उस आधार पर कुछ और भी आकलन है वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से लोकसभा चुनाव का जो परिणाम था 2014 का, उसमें विधानसभा वार जो बढ़त मिली थी अन्य दलों को वो इस प्रकार से थी। बीजेपी को 121 पे बढ़त मिली थी, एलजेपी को उसके साथ मिला के बात की जाए तो बड़ा अच्छा उन्होंने आंकड़ा दिखाया था। और आरजेडी जो थी 32 पे सिमट गई थी और जेडीयू 18 पे सिमट गई थी। कुल मिला के एनडीए ने पूरे बिहार की विधानसभा वार बढ़त लोकसभा चुनाव के परिणामों के आधार पर काफी आगे निकले थे और ये जो महागठबंधन था वो बहुत पीछे रह गया था और जो एनडीए का गठबंधन था वो काफी आगे था। महागठबंधन महज 69 सीटों पर सिमट के रह गया था जो आज का महागठबंधन है और उस समय एनडीए ने अच्छी खासी बढ़त हासिल की थी।
और ये जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण आंकड़ों के लिहाज से कह सकते हैं। तो अशोक, जिन चीज़ों को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि किस तरीके से जो आज की ज़मीनी सच्चाई है, जो पीछे से किस तरीके से राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर बिहार को जाना जाता रहा है, वहाँ से निकल के आज जो बिहार है वो कहाँ पे खड़ा है। और अब चूंकि बहुत से राजनीतिक परिदृश्य बदल गए हैं, अब आगे यहाँ से बिहार कैसे जाएगा ये देखना होगा। आगे बिहार कैसे जाएगा ये देखना पड़ेगा। और जब आगे बिहार जाने की बात होती है तो बड़ा सवाल ये उठता है कि बिहार के युवा मतदाता, बिहार की महिलाएं दरअसल किस तरफ देख रही हैं, किस ओर देखेंगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बिहार में बहुत समय एक कानून व्यवस्था वहां पर हमेशा एक चिंता का सवाल रहा है। कानून व्यवस्था वहां की हमेशा एक बड़ा इशू रहा है और इस वक्त भी कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल वहां पर खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन पहले जानना ये जरूरी होगा कि दरअसल लोगों के मुद्दे क्या हैं और इन चुनाव में जो नेता हैं, अब तक जो नेता वहां पर जाते रहे, वो क्या मुद्दे उठा रहे हैं और वो क्या चुनाव के लिए क्या मुद्दे, क्या जमीनी हकीकत तैयार कर रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं रामकृपाल जी आपसे समझना चाहूंगा कि अगर कुल मिलाकर हम ये जो मतदान का जब प्रतिशत देख रहे थे और जब आंकड़े देख रहे थे तो एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है कि 20 से 29 साल का जो वोटर है वो 31% वोटर है। और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है क्योंकि जाहिर तौर पर ये वो मतदाता है जो पूरे देश को आगे बढ़ते हुए देखता है और उसको कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार को आगे बढ़ने की जरूरत है, देश के साथ कदमताल करने की जरूरत है। ये वो मतदाता है जब बहुत छोटा रहा होगा, जब इसने देखा होगा कि बिहार में एक जमाने में जंगल राज होता था, बहुत सारे अपहरण के मामले होते थे, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी, उसमें थोड़ा बदलाव तो आया लेकिन अब वो विकास की तरफ देख रहा है। क्या ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा? अशोक जी बिल्कुल, मैं बल्कि इसी बात को कह रहा था, जितने मैंने आंकड़े, आरेंद्र ने जो भी अभी आंकड़े दिखाए हैं उसमें सबसे रिलेवेंट आंकड़ा ये है कि 35 और 40 का जो एज है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यानी 40 और 38 साल से कम उम्र का मतदाता करीब 67-68% है जी। अब ये जैसे हम लोग अभी भी कहते हैं पुरुष इतना महिलाएं इतना, वो उतना रेलेवेंट नहीं है। आप ये देखिए कि युवा मतदाता कितना है और एवरेज जो देश का है वो भी 68-70% के करीब है। तो ये जो युवा मतदाता है, एक बात आप समझ लें कि इसके पास अतीत सिर्फ इसके जीवन में 10% है जी। बाकी जो भी है इसका वर्तमान है और भविष्य है। इसलिए वोटिंग पैटर्न में जब हम एक परिवार और एक पुरुष स्त्री करते हैं उसमें एक फर्क हमेशा आता है। पहले विधानसभा का इलेक्शन सिर्फ राज्य के लिए किया जाता था, लेकिन ये जो यूथ है ये अब सिर्फ राज्य को वोट नहीं देता है, उसके सामने सबसे पहले राष्ट्र होता है, उसके बाद राज्य होता है। उसकी महत्वाकांक्षाएं अब पटना या लखनऊ से पूरी नहीं होती हैं, वो अब मुंबई, दुबई और आगे संघाई देखता है। आप यूँ समझ लें बड़ा फर्क आ रहा है। एक ही परिवार में जरूरी नहीं है कि सारा परिवार किसी एक पार्टी को वोट दे रहा हो, आप दिल्ली में देख लें, सब जगह। तो महत्वपूर्ण देखिए जो बात आपने कही थी, हमें ये देखना पड़ेगा बिहार में आज की तारीख में इस वोट बैंक से जो इतना बड़ा पावर हाउस है, इससे कनेक्ट कौन अपने को कर पा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2014 में मोदी जी की यही एक विशेषता थी कि वे इस वोट बैंक से बहुत आसानी से कनेक्ट करते हैं। क्योंकि बता दूं आपको, यही जो 40 साल से नीचे का तबका है, यही 90% से ऊपर ये ट्विटर, फेसबुक, आज का समाज, ये वही करता है। बाकी जो इसके ऊपर का 20 या 30% पॉपुलेशन है, उसका कॉन्ट्रडिक्शन अभी भी स्टेट कैपिटल है, इसका नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए सीधी एक बात है, इससे कनेक्ट कौन अपने को कर पा रहा है और एजेंडा कौन सेट कर रहा है। हमेशा एक बात जान लीजिए, जनता हमेशा उसके साथ चलती है जो एजेंडा सेट करता है, जो एजेंडे की काट करता है, बार बार मीटिंगें बुला के, उसको कभी सफलता नहीं मिली है। चाहे आप शुरू से आज़ादी के बाद से आज तक देख लें, इंदिरा जी ने एजेंडा सेट किया था, गरीबी हटाए, पेपर्स की समाप्ति और बैंकों का राष्ट्रीयकरण।
जनता उनके साथ हो गई। मैं बिहार में एजेंडा कौन सेट कर रहा है ये बड़ा जानना जरूरी है। मैं सीधे हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र के पास चलता हूं। शैलेंद्र, अगर एजेंडे की बात करें तो विकास की एक बात आ रही है, बार बार आ रही है कि भाई विकास को क्या बिहार के लोग अपना एक एजेंडा सेट करेंगे। पार्टियां कह रही हैं विकास को एजेंडा बनाने की, लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा लगता है कि बिहार में जातिवाद या दूसरे फैक्टर हावी हो जाते हैं। क्या बिहार में विकास एक एजेंडा बन रहा है क्या? देखिए, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, चूँकि जो सामाजिक समीकरण है उसका बहुत ध्यान यहाँ के राजनीतिक दल रख रहे हैं, जो चुनाव के मैदान में सारे जो अपने रणनीति को देख रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि विकास को एजेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है। जब पटना आए थे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वहाँ एक हिंदी दैनिक के कार्यक्रम में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये तय करना है जनता को कि राज्य के विधानसभा चुनावों का एजेंडा क्या होना चाहिए, मुद्दा क्या होना चाहिए, और वो मुद्दा बिहार के विकास का होना चाहिए। तो एक तरह से बीजेपी ने ये कोशिश की है कि विकास को आगे कर मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा जाए। उस तरह से देखें तो जो विरोधी दल हैं बीजेपी के, जेडीयू और आरजेडी, उन्होंने भी विकास को लेकर अपने अपने दावे किए हैं और अपनी तरह से बात रखी है। ये जरूर है कि विकास को मुद्दा बनाने की बात जरूर कही जा रही है और इसे सामने रखा जा रहा है फिलहाल कि जनता विकास के मुद्दे को आगे कर चुनाव लड़े। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी ये देखना होगा कि अभी बहुत शुरुआती समय है, आगे किस तरह से सभी राजनीतिक दलों के नेता आगे बढ़ते हैं। जी ऋतु, मैं आपके पास आता हूं। अभी बहुत जल्दबाजी होगी, शैलेंद्र ऐसा कह रहे हैं, लेकिन अगर कुल मिलाकर देखें तो जो ये विकास का एजेंडा बार बार लाया जा रहा है और भाजपा अगर विकास की बात करे, मैं आपसे एक बहुत सीधा सवाल ये जानना चाहता हूं, क्या क्योंकि नीतीश कुमार अपने आप को विकास पुरुष के रूप में प्रोजेक्ट करते रहे, सुशासन बाबू के रूप में प्रोजेक्ट करते रहे, तो जब बीजेपी विकास की बात करती है तो कहीं बीजेपी कोई गैम्बल तो नहीं खेल रही, एक बहुत खतरा तो नहीं उठा रही विकास को उठाकर बिहार में? अशोक, देखिए, इसके लिए ज़रा सा पीछे जाते हैं। 15 साल का लालू प्रसाद यादव का जो दौर था, उसमें सब जानते हैं, देश के विदेशों तक पता है कि अपहरण, फिरौती, डकैती, ये सारे मामले इतने ज़्यादा थे कि उस 15 साल को जंगल राज का नाम दिया गया था। और उस समय नीतीश कुमार और जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन इसी जंगल राज से लोगों को निजात दिलाने के लिए विकास के एजेंडे पे सरकार बनी थी और विकास हुआ भी। शुरू के 5 साल में अगर मैं इस समय छपरा में हूँ, मैं पूरा बिहार घूमती हुई अभी यहाँ पर पहुँची हूँ। तमाम जिलों में जब लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि विकास हुआ। जिन सड़कों पर आज हम चल रहे हैं, ये सड़कें यहाँ नदारत थी, ये सड़कें नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन हुआ था उस दौर की दी हुई हैं। लेकिन अब जो 2013 के बाद से जो गठबंधन में टूट आई है और उस टूट के बाद भी विकास एजेंडा था और ये कहा जा रहा था कि विकास एजेंडा है और डेढ़ 2 साल के बाद जब चुनाव होगा तो यही विकास एजेंडा रहेगा। लेकिन इस बीच में जब जेडीयू ने आरजेडी के साथ गठबंधन किया, नीतीश कुमार ने जैसे ही लालू प्रसाद यादव का हाथ थामा, उसके बाद एक बार फिर जंगल राज बनाम विकास हो गया और इस समय विकास की जो पूरी परिभाषा है, जो रोड मैप है, वो कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाता है। उस गठबंधन के साथ अब लोग विकास को जोड़ के देखते हैं, क्योंकि लोग अभी भूले नहीं हैं वो जो असुरक्षा की भावना थी, वो जो कानून व्यवस्था का चरमराता हुआ जो पूरा स्वरूप था लालू प्रसाद यादव के वक्त। तो अब लोगों के मन में डर है, यही लोग अब तय करेंगे। हमने जब लोगों से बात की तो खासकर युवा मतदाता जो है वो जातिगत समीकरणों से ऊपर है। अशोक, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी इस चुनाव में भी और 2014 के चुनाव में भी हमने देखा। बार बार ये बात कर रही है, बार बार ये उछाल रही है बात कि 7 साल में हुआ विकास, 2.5 साल में बंटाधार, लेकिन जनता के मुद्दे क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता के मुद्दे जब तक नहीं जानेंगे तब तक चुनाव का पता कैसे चलेगा कि दरअसल चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है, जनता के मुद्दे क्या है। और इस बीच जनता के मुद्दों को, जनता की बात को समझते हुए प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों बिहार में एक 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की भी घोषणा की थी। क्या वो पैकेज जनता के मुद्दों में शुमार है, इसको भी सुन लेते हैं। क्या क्या मुद्दे अब तक लोग उठाते रहे और पैकेज जब घोषित किया तब क्या कुछ हुआ था, इसको जरा सुनते हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपया मेरे भाइयों बहनों।
तो एक तरह से ट्रम्प कार्ड था जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चला। 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया बिहार को। इसके अलावा 40,000 करोड़ रुपए की और योजनाएं थी। कुल मिलाकर 1,65,000 करोड़ का बिहार के लिए एक तरह का पैकेज का ऐलान हुआ। उसके बाद नीतीश कुमार ने क्या प्रतिक्रिया जताई वो भी सुनते हैं। जो अंदाजे बयां था उसको देखकर यह लग रहा था कि भाई हम तो याचक हैं, तो अहंकारी कैसे हैं भाई। तो आप जिस अंदाज से राज्य को ट्रीट कर रहे हैं, और क्या हालत था भैया, सरकारी समारोह था और पूछ रहे लोगों से 50,000 करोड़ 60,000 करोड़, जैसे लगता है किसी चीज की बोली लगती है। बोली लगा रहे थे, बिहार की बोली लगा रहे थे। तो ये तो बात नेताओं की हुई, नेता अपनी बात कहते हैं, लेकिन दरअसल अगर जनता की बात करें तो जनता की नजर से, जनता की निगाह से अगर देखें तो बिहार के लोग, उनके लिए मुद्दे क्या हैं ये भी सुनना जरूरी है। सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का पढ़ाई का नहीं है, और उसके बाद हम लोग मुसलमान कंट्री को क्या करते हैं, पढ़ लिख के भी हम लोग के पास नौकरी नहीं हो पाती है। और है कि हम लोग के गांव में जो है कोई चीज़ की साधन भी नहीं है। हम यही चाहते हैं कि सरकार सबसे पहले पढ़ाई लड़की मुसलमान लड़कियों पे अच्छा से किया जाए, उर्दू पढ़ाई का थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए, इसलिए कि उर्दू साफ उठता जा रहा है। बच्ची लोग के बस इंग्लिश में हिंदी में शौक है, उर्दू का भी जरा सा, उर्दू भी कुछ ऐसा हो जो बच्चा सके अपने आप उसमें दिल हो कि हाँ हम उर्दू से आगे बढ़े और हिंदी भी पढ़ें। पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी का आलम है, लोगों को जॉब ढूंढने के लिए बिहार के बाहर जाना पड़ता है, और पिछले 25 वर्षों में सरकार ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। बेरोजगारी, भूख, भय, भ्रष्टाचार एवं पुलिस के तरफ से जो अपराधियों के प्रति नरमी बरती जाती है वह सबसे जटिल समस्या है। सरकार ऐसा हो कि जो गरीब की जनता को देखे, गरीब को आगे बढ़ावे, बच्चे लोगों को पढ़ाने का राह दे। बिजली आती है, कट जाती है सबसे पहले, और कहीं कहीं ऐसे जगह रोड है जैसे सर नहर किनारे बड़ी बीघा के पास रोड है, गैस एजेंसी है, वहाँ पर देखिए रोड एकदम खराब है। तो बिहार को बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, बिहार को विकास चाहिए, और साथ साथ जो है बिहार को कानून व्यवस्था की बेहतरी जो है वो भी चाहिए। बिहार की अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था की नजर उस पर डालते हैं कि आंकड़ों के हिसाब से बिहार की कानून व्यवस्था दरअसल क्या है। बिल्कुल अशोक, और अगर हम बात जिन प्रकार के आंकड़ों की कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी भी लगातार बता रहे हैं, हमने अपनी रिपोर्ट्स में भी जिक्र किया है कि जिस परंपरागत एक छवि कहीं ना कहीं बिहार की बन गई थी कि जंगल राज की बात है, आखिर किस तरीके से वहाँ के लोग आज मुद्दों के लिहाज से करते हैं, उसको देखना समझना जरूरी। कुछ आंकड़ों के लिहाज से समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वो चीज़ें हैं जो आज के समय में बिहार में बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर हम मुद्दों के लिहाज से बात करें तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको सबसे ज़्यादा लोग चाहते हैं। विकास की बात की जाए, विकास एक ऐसी चीज़ है, हर कोई चाहता है कि उसके गली मोहल्ले तक विकास आए, चाहे वो सड़कों के माध्यम से आए, बिजली के खंभों के माध्यम से, तारों से बिजली निकल के आए, वो भी चीज़ है। विकास एक बड़ा मुद्दा है। और कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं? कानून व्यवस्था, क्योंकि लगातार जब हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं, लोगों से, आम जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ से कानून व्यवस्था की एक समस्या निकल के आ रही है। और कौन सा महत्वपूर्ण मुद्दा है ये भी आपको बताते हैं। रोजगार, क्योंकि बेरोजगारी को लेकर माइग्रेशन की समस्या लंबे समय से बिहार की जमीन में देखने को मिली है, और रोजगार को लेकर आज भी समस्या काफी हद तक बरकरार है। तो जाहिर सी बात है रोजगार इस बार के बिहार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। और उसके अलावा शिक्षा सिर्फ शिक्षा उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि एक बड़े वर्ग में शिक्षा के स्तर को लेकर भी समस्या है, और बड़े वर्ग तक शिक्षा को पहुंचाने को लेकर भी समस्या है। और लड़कियों की शिक्षा के लिहाज से भी आंकड़े बहुत कुछ चीजें बयां करते हैं, कम से कम बिहार के मुद्दों के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये वो कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जो इस बार, स्वास्थ्य भी उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि बहुत सी योजनाएं राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने चलाई हैं, लेकिन अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास और ये सारी चीजें पहुंच पाती, ये शायद हो ना सका। तभी जाके इस बार के बिहार का जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी ये मुद्दा बना हुआ है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे, आखिर कानून व्यवस्था को लेकर किस प्रकार की तस्वीर बिहार से निकल के आती है, उसको देखना भी जरूरी है, क्योंकि कानून व्यवस्था के लिहाज से ये जानना जरूरी है कि आखिर किस तरीके से वहां पे वर्तमान के आंकड़े अभी बने हुए हैं। अगर आप बिहार में 2005 में हत्या के आंकड़े देखें तो 3,423 थे, जो कि 2013 में बढ़ के
3,441 हो गए। ये बिहार पुलिस के खुद के अपने आंकड़े हैं जो कानून व्यवस्था की स्थिति को खुद से बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से नीतीश कुमार के शासन संभालने के बाद से वर्तमान में भी स्थितियां आगे बढ़ती नजर आ रही इस प्रकार की घटनाक्रमों में। यह हत्या का आंकड़ा है। इसके अलावा कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं कि बलात्कार के मामले में महिला सुरक्षा को लेकर 2005 में स्थिति 973 घटनाओं की थी, जो कि 2013 में 1128 पे पहुंच गई है। ये भी बिहार पुलिस का खुद के अपने आंकड़े हैं जो बताते हैं कि आखिर किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ भी अपराधों की जो स्थिति है बलात्कार के मामले में वो बढ़ती जा रही है और अपने आप में ये महत्वपूर्ण चीजें। इसके अलावा कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं। डकैती के मामले में नीतीश सरकार कम से कम थोड़ी सी राहत ले सकती है, क्योंकि 2005 में जब उन्होंने कमान संभाली थी तो 2379 मामले थे जो कि घट के 1521 रह गए हैं। तो कम से कम डकैती के मोर्चे पे थोड़ी राहत है। लेकिन अगली तस्वीर शायद कुछ और बयां करती है, क्योंकि बिहार जिस परंपरागत छवि को जाना जाता था, अपहरण राज, जंगल राज, जिससे जोड़ दिया गया था बिहार को 2005 में 2226 मामले थे जो 2013 में दोगुने से ज्यादा 5,500 से ज्यादा हो गए। ये खुद बिहार पुलिस के अपने आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि जिस परंपरागत छवि से नीतीश कुमार ने विकास के नाम पे उनसे बिहार को हासिल किया था और आज भी बिहार शायद कहां पे खड़ा नजर आ रहा है, ये क्योंकि आंकड़े हैं और खुद बिहार सरकार के आंकड़े हैं जिसमें कोई भी लाग लपेट नहीं है, सच्चाई बयां कर रहे हैं। दलित उत्पीड़न के लिहाज से, क्योंकि बहुत बड़ी दलित संख्या इस राज्य में रहती है, 2010 के अगर आंकड़े देखें तो 2821 थे जो कि 2013 में दुगने से के बराबर हो गए। 4670 लगभग ये आंकड़े पहुंच गए हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से भी देखा जाए तो तस्वीर बहुत कुछ ऐसी चीजें बयां करती है कि बीते समय से लेकर अभी तक चीजें बदस्तूर कायम है, या कहा जाए कई मामलों में बढ़ती रही। अशोक, बिल्कुल, आप जो बिहार पुलिस के आंकड़े आपने दिए ये वास्तव में चौंकाने वाले हैं अरेंद्र, और ये आंकड़े खुद बताते हैं कि बिहार की स्थिति पिछले कुछ समय में गिरी है। मैं जगदीश उपासनी जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुरंत एक बार ऋतु के पास चलता हूं, क्योंकि ऋतु, अगर कानून व्यवस्था के जो हम आंकड़े देख रहे थे वो वाकई जो है वो वाकई चौंकाने वाले हैं। रेप के मामले 973 होते थे जो है वो बढ़कर 1128 हो गए हैं 2005 से लेकर 2013 के बीच। अगर हम कानून व्यवस्था के हिसाब से कहना हो तो सबसे पहले महिलाओं से पूछना चाहिए कि क्या महिलाएं रात होने पर, सूरज ढलने के बाद घर से निकलने में खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? आप वहां पर सब कुछ अनुभव कर रही हैं, आप क्या कहेंगी? अशोक, छपरा में जब हमने महिलाओं से बात की है, हमने दोनों दौर की बात की और हमने पूछा कि पिछले 20 साल में सुरक्षा व्यवस्था और आपके निकलने आने जाने में क्या परिवर्तन आपको लगता है। उनका ये कहना था कि वो 15 साल जो उन्होंने लालू प्रसाद यादव के दौर के बिताए हैं उसमें 6 बजे के बाद महिलाएं अकेले नहीं निकलती थी। मैं छपरा शहर की इस समय बात कर रही हूँ और आज की तारीख में उसके बाद से आज भी आप 8 बजे भी महिलाओं को बाहर देख सकते हैं। तो ये जो अंतर है ये महिलाओं ने महसूस किया है और मुझे लगता है सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहेगा विकास के साथ। जो आंकड़े अरेंद्र ने बताए उसी में एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी अशोक, 2012 और 14 का और यही के सरकारी आंकड़े जो हैं वो ये कहते हैं कि डकैती 26% बढ़ी है, अपहरण 29% बढ़ा है, सड़क पे डकैती 25% बढ़ी और बलात्कार 22% बढ़ा है, जो अपने आप में दिखाता है कि पिछले कुछ समय में किस तरह से अपराध बढ़ा है। और महिलाएं, मुझे लगता है कि जो आज की तारीख में पढ़ने निकलती हैं, कामकाजी भी हैं, बाहर तमाम कामों के लिए निकलती हैं, उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा जब वो वोट करने जाएंगे और उनके जहन में भी ये रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल, उनके जहन में जरूर रहेगा कानून व्यवस्था का मसला। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी चुनावी सभाएं करने गए तो वहां पर उन्होंने जंगल राज का मुद्दा बार बार उठाया अपनी सभाओं में और कहा है कि क्या वास्तव में बिहार एक बार फिर से जंगल राज की तरफ लौटना चाहता है। क्या प्रधानमंत्री ने यह मुद्दा उठाया था, इसको जरा सुन लेते हैं। अभी पटना में सवेरे सवेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को गोलियों से भून दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। पटना में हुआ, इनके नाक के नीचे हुआ। भाइयों बहनों, ये जंगल राज की शुरुआत है कि नहीं है? ये जंगल राज की शुरुआत है कि नहीं है? और इसके कारण ये जो जंगल राज पार्ट 2 आ रहा है, जंगल राज प्लस जेल का अनुभव जुड़ रहा है, जंगल राज पर जहर उगलने का अवसर खड़ा किया जा रहा है। उस समय मेरे भाइयों बहनों, एक तरफ रोजाना जंगल राज का डर और दूसरी तरफ जनता का दमन और उत्पीड़न।
तो जंगल राज का मुद्दा प्रधानमंत्री उठा रहे हैं अपनी सभाओं में। जगदीश जी, सुशासन बाबू के राज में जंगल राज का मुद्दा उठाना किस हद तक बीजेपी की रणनीति कारगर साबित हो सकती है? देखिए, एक तो उदाहरण यही है कि नीतीश कुमार अपनी सरकार का अभी जब उन्होंने रिपोर्ट कार्ड जारी किया, जिस दिन वो जारी कर रहे थे उसी दिन पटना की सड़कों पर राजद के कार्यकर्ता लाठी डंडे लेकर ट्रैफिक को अस्त व्यस्त कर रहे थे, लोगों का जीना दुभर, चलना फिरना दुभर कर रहे थे। तो इसी से पता लगता है कि, और ये जो हत्या के भाजपा नेता की पटना में हत्या का उदाहरण प्रधानमंत्री ने भी दिया है। दरअसल जंगल राज पार्ट 2 एक सीरियस मामला है, एक सीरियस, ये सिर्फ आरोप नहीं है, इसको बिहार के लोग अनुभव कर रहे हैं। और बिहार में एक सामान्य धारणा ये बनी है कि लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार का ये जो गठबंधन है, ये फिर से वही दौर वापस लाएगा, बुरा दौर जिसको एक दुस्वप्न की तरह बिहार की जनता ने भुला दिया था चुनावी नतीजा देकर, वो दौर फिर से वापस आ सकता है। ये वहाँ महसूस किया जा रहा है, क्योंकि ये जो आपने आंकड़े दिखाए, खासतौर पे अपहरण के और डकैती के आंकड़े, जो बिहार की एक तरह की विशेषता बन गई थी लालू प्रसाद यादव के राज में, वो फिर से अगर बढ़ती है, बढ़े हुए आंकड़े उसके दिखाई देते हैं, तो ये बहुत डर की बात है। और बिहार में लोग तरक्की चाहते हैं, विकास चाहते हैं, बिहार का यूथ भी तरक्की चाहता है। अब टमटम में घूमेंगे तो आपके साथ लोग कनेक्ट नहीं करते, वो ट्विटर के साथ कनेक्ट करते हैं, ये बात ठीक बात है। मुश्किल यही है कि इस सब के पीछे अभी जो नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की शुरुआत जो की है वो भाजपा के साथ की है। आपको ये नीतीश कुमार की सरकार के दूसरे दौर की बात करनी चाहिए। पहला दौर वही है जिसमें से ज़्यादा समय उनकी सरकार ने भाजपा के साथ बिताया है, और उस दौर के आंकड़े जो अपनी रिपोर्ट कार्ड में उन्होंने उसका जिक्र भी तक नहीं किया कि ये एनडीए की सरकार के ज़माने के आंकड़े हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के राज का बड़ा आलोचना की, लेकिन वो आंकड़ों की बात करते हैं। आपके पास आना चाहता हूँ कि बिहार के सामाजिक रूप से जो नीतीश कुमार लगातार दावा कर रहे हैं कि बिहार विकास के रास्ते पर है, बदलाव के रास्ते पर है, अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें, सामाजिक वहाँ के जो आंकड़े हैं उनको नजर डाले तो वो क्या कहानी कहते हैं? बिल्कुल, अगर सोशियो इकोनॉमिक लिहाज से देखा जाए तो बिहार आज वहाँ पे खड़ा है जो कह सकते हैं राष्ट्रीय औसत से अधिकांश चीज़ों में काफ़ी हद तक पीछे है। आखिर क्या वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से बिहार को कह सकते हैं कि वो राष्ट्रीय औसत से आखिर क्यों पीछे, आखिर उसको आपको दिखाते हैं आंकड़ों की नज़र से। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से जो सामाजिक स्तर, कुल जनसंख्या की पहले बात कर लेते हैं। लगभग 10.5 करोड़ लोग जो हैं वो बिहार की आबादी का कुल हिस्सा है। ये 2011 की जनगणना, जो कि अब शायद बढ़ के ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि उसका कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है, लेकिन अगर साक्षरता के लिहाज से बात की जाए तो देश का जो औसत है वो ग्रामीण क्षेत्रों में 67% के आसपास है, जबकि शहरी इलाकों में 84% के आसपास है। लेकिन अगर बिहार में जाएं तो ये दोनों ही आंकड़े जो राष्ट्रीय औसत है उससे कम नजर आते हैं। 59% के आसपास ग्रामीण इलाकों में है, शहरी इलाकों में 76% के आसपास साक्षरता का दर है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम नजर आता है। साक्षरता के लिहाज से बिहार आज राष्ट्रीय औसत से पीछे खड़ा नजर आता है। शिशु मृत्यु दर की अगर बात की जाए तो 2011 की जनगणना के आधार पर 43 प्रति हजार पे है, जो कि अगर हम राष्ट्रीय औसत से देखें तो वहाँ पे भी बिहार पिछड़ता सा नजर आता है। तो कुल मिला के ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है सोशियो इकोनॉमिक चीज़ों को समझने का। मातृत्व मृत्यु दर की अगर बात करें तो ये 219 प्रति हजार है, जो भी अपने आप में एक चिंताजनक विषय बिहार में सामाजिक आंकड़ों के आधार पे बना हुआ है। इसके अलावा और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं जो आपको जानना जरूरी है। अगर गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या की बात की जाए तो लगभग 34% लोग गरीबी की रेखा के नीचे आज भी रहते हैं। तमाम परिभाषाएं बदलती रहें, तमाम चीज़ें बदलती रहें, लेकिन मोटे तौर पर बिहार में गरीबी के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का आंकड़ा बदस्तूर लगभग इसी प्रकार से बना रहता है। उसके अलावा अगर भूमिहीन परिवारों की बात करें, ऐसे लोग जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं है, वो लगभग 65% हैं। तमाम राज्यों के मुकाबले या राष्ट्रीय औसत के मुकाबले बिहार इस मामले में काफ़ी पीछे नजर आता है। 65% लोग ऐसे हैं जिन पे भूमि नहीं है। शौचालय युक्त घरों की अगर बात की जाए तो महज 20% के पास, बिहार के पास ऐसे 20% घर हैं जिनमें शहरी ग्रामीण सारे मिला लिए जाएं, तो जाहिर सी बात है कि ग्रामीण इलाकों में स्थिति शौचालय के मामले में काफ़ी पीछे है। वहीं पक्का मकान की अगर बात की जाए तो लगभग 42.5% के आसपास बिहार में लोगों के पास में पक्का मकान है। यहाँ पे भी आधे से काफ़ी पीछे नजर आ रहा है बिहार। ये अपने आप में एक ऐसे आंकड़े हैं जो कह सकते हैं कि जो चिंता पैदा करते हैं। प्रति व्यक्ति अगर आय की लिहाज से बात की जाए तो 15,506
प्रति व्यक्ति आय बिहार में है, जबकि राष्ट्रीय औसत में ये जो प्रति व्यक्ति आय है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है, ये अपने आप में विकास दर के लिहाज से अगर देखा जाए तो बिहार की जो विकास दर 2010-11 में थी वो 15% से ज़्यादा थी, लेकिन 2013-14 में ये 9.9% के आसपास आ गई। ये बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि विकास दर के मामले में कहीं पीछे जाता नज़र आ रहा है। और मासिक प्रति व्यक्ति खर्च के लिहाज से भी देखा जाए तो यहाँ पे भी बिहार जो राष्ट्रीय औसत है उससे काफ़ी पीछे खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो कई ऐसे इंडिकेटर्स हैं जहाँ पे बिहार पीछे खड़ा है। जीडीपी जो कि एक मुख्य पैमाना होता है किसी भी राज्य का, देश का या जगह का विकास के नापने को लिहाज से, वहाँ पे आज बिहार पीछे जाता नजर आ रहा है। अशोक। बाप रे आनंद, आपने जो आंकड़े बताए वो वाकई चौंकाने वाले हैं। जीडीपी की दर में बिहार पीछे जा रहा है और कुल मिलाकर जो आपने आंकड़े दिए वो वास्तव में आंख खोलने वाले। रामकृपाल जी, 34% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, 62-65% लोगों के पास जमीन नहीं है, 20% लोगों के घरों में सिर्फ शौचालय है, बिहार के आंकड़े जो बता रहे हैं, और कब 50% से ज्यादा यानी करीब 58% लोगों के पास पक्का मकान नहीं है। उसके बाद भी अगर नीतीश कुमार ये कहते हैं कि भाई बिहार में हमने बहुत विकास कर दिया, और तो क्या लगता है कि ये दावे में दम तो है ही नहीं दरअसल। देखिए अशोक जी, एक बात मैं बता दूं कि जैसा अभी हम तमाम आंकड़े दे रहे हैं, मैं एक बात कह दूं कि बिहार कोई अपवाद नहीं है। देखिए बिहार भी जो हिंदी भाषी राज्य हैं, जिनको कभी एक ज़माने में बीमारू कहा जाता था, काऊ बेल्ट कहा जाता है, मैं मानता हूं कि औसतन उनसे थोड़ा पिछड़ा हो सकता है, लेकिन कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बिहार एकदम कहीं बाकी किसी भी उत्तर प्रदेश या झारखंड उनसे बहुत अलग हो, ऐसा नहीं है। मैं आंकड़े भी अगर आप देखेंगे ध्यान से तो उसमें 2-3% का ये शिक्षा का औसत है, तो बहुत ज्यादा गैप नहीं है। लेकिन मैं फर्क इतना है, मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूं फर्क इतना है कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है हमें पता है, मायावती की राजनीति, अखिलेश यादव की राजनीति, कहीं से विकास की राजनीति है नहीं, लेकिन बिहार में पर्टिकुलरली विकास की राजनीति पिछले विकास और सुशासन के नाम पर 2010 में नीतीश कुमार को नहीं, देखिए मैं उसके बाद से वो दावा कर रहे हैं कि बिहार की तस्वीर बदल। देखिए मैं मुख्यमंत्रियों के दावे की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो हर मुख्यमंत्री कहता है कि उसका जब से वो आया है। आप कभी विज्ञापन में पढ़े हैं किसी मुख्यमंत्री ने ये लिखा हुआ है? मैं तो पिछले 40 साल से देख रहा हूं कि पिछड़ा हर मुख्यमंत्री के राज्य में होता है कि बिल्कुल क्रांति हो चुकी है हर सारी चीज़ों में, तो वो मैं उस दावे पे नहीं जाता हूं। बिल्कुल आपके आंकड़े सही हैं, औसतन यह है स्थिति। लेकिन मैं जो बात दूसरी कह रहा था कि जिस संदर्भ में हम लोग आज बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को, देखिए 2014 के, हम बहुत पुराने इतिहास पर जा रहे हैं। मैं सिंपल कहता हूं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान में 5 विधानसभाओं के चुनाव हो चुके हैं, बिहार छठा है। इस 5 विधानसभाओं में 4 में किसी तरह से बीजेपी की ही सत्ता है, और ये चारों राज्य वे राज्य हैं जहां की जनता ने किसी मुख्यमंत्री, वहां चूंकि मुख्यमंत्री कोई घोषित था ही नहीं उम्मीदवार, सारा वोट नरेंद्र मोदी जी के नाम पे दिया है। सारा सिर्फ एक जगह पे बीजेपी हारी है जहां पे उसका कैंडिडेट घोषित था, वो दिल्ली है। बाकी आप देख लें, बिहार विधानसभा छठा होगा। सवाल इस बात का है कि बिहार, क्या वाकई बिहार राज्य एकदम इतना अलग है कि जिसकी तुलना हरियाणा से, महाराष्ट्र से, झारखंड से नहीं। मैं एक बात पर आता हूँ, देखिए मेरा ये कहना है कि पैटर्न करीब वही है, पिछड़ा हुआ है, बहुत सारी बातें हैं, इसलिए तो विकास का मुद्दा उठाया जा रहा है। इसीलिए, और एक मिनट मुझे और दे दें, और इसीलिए एक बात, जिस बात पर हम अभी तक नहीं आए हैं, आप देखिए कि एनडीए विकास का मुद्दा उठा रहा है, और जो लोग विकास की बात कल तक करते थे वे अब क्षेत्रीय अस्मिता की बात कर रहे हैं। आप देखिए क्षेत्रीय अस्मिता की, जहां जातीय अस्मिता अब तक थी, अब वो क्षेत्रीय अस्मिता पर उतर आए हैं। उनका एजेंडा क्षेत्रीय अस्मिता हो गया है, न कि विकास है। मैं फिर इस बात पर आ रहा हूं। ये जो आपने कहा बड़ा दिलचस्प है शैलेंद्र, ये जो बदलाव, जो दरअसल रामकृपाल जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ इशारा किया कि जो लोग कल तक विकास की बात कर रहे थे, आज वो क्षेत्रीय अस्मिता की बात कर रहे हैं। ये जो चेंज है, इसका अगर लोगों की बात करें, लोग किस नजरिए से देख रहे हैं इस परिवर्तन को कि दरअसल विकास चाहिए या फिर क्षेत्रीय अस्मिता? ये देखिए, लोगों के नज़र में एक बात बिल्कुल साफ है कि जो विकास की चाहत है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है, और यही वजह है कि राजनीतिक दलों पर दबाव है कि वो विकास की बात करें। और हम जानते हैं कि खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो पैकेज का ऐलान किया गया 1,65,000 करोड़, जिसमें अधूरी परियोजनाओं के लिए भी पैसा शामिल है,
उसके बाद एजेंडा बदल गया है एक तरह से, और विकास की बात करना सभी राजनीतिक दलों के लिए एक मजबूरी सा बन गया है। अब सिर्फ बात ये हो रही है कि नीतीश कुमार कई ऐसी सभाओं में या मंच पर ये कह चुके हैं कि बिहार अपने दम पर विकास कर सकता है, वो अपने बल पर खड़ा हो सकता है, इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस पैकेज के ऐलान के बाद स्पष्ट तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि बिहार में विकास होना चाहिए, और उसमें कौन आगे निकल सकता है, कौन राजनीतिक दल, इसकी चर्चा हो रही। चूँकि राजनीतिक दल इस बात का दबाव महसूस कर रहे हैं कि जो यहाँ की जनता है, खासतौर पर जो युवा वर्ग है, उसके लिए विकास का एजेंडा सबसे ऊपर रहने वाला है। इसके संकेत साफ तौर पर अब राजनीतिक दलों को मिलने लगे हैं यहाँ की जनता की तरफ से। जी, मैं ऋतु आपसे एक बहुत दिलचस्प सवाल पूछना चाहूंगा, महिलाओं के संदर्भ में पूछना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि 2010 के चुनाव में ये साफ तौर पर है कि जिस तरह से महिलाओं ने नीतीश कुमार के पक्ष में और एनडीए के पक्ष में वोट किया था, और उसमें नीतीश कुमार की एक साइकिल चली थी, और वो साइकिल जो है उनको आगे ले गई थी। जो उन्होंने महिलाओं को, बच्चियों को जो साइकिल दी थी स्कूल में पढ़ने के लिए, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और हम लगातार देख रहे हैं कि चुनावों में महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। तो क्या महिलाओं की अगर हिसाब से बात करें, इस वक्त महिलाएं किन मुद्दों पर ज्यादा तवज्जो दे रही हैं? देखिए अशोक, जो लड़कियों की साइकिल वाली आपने बात की, तो वो पूरे बिहार में घूमते हुए आपको दिखाई दे जाएंगी लड़कियां साइकिल पे स्कूल जाते हुए। ये दौर वो था जब नीतीश कुमार पूरे तरीके से राज्य में विकास के लिए सोच रहे थे, और उनके साथ एक गठबंधन की मजबूत सरकार थी जिसको राज्य ने जनादेश दिया था तमाम इन्हीं सभी विकास के कामों के लिए, और जनता भी खुश थी। और लगातार नीतीश कुमार उस दिशा में काम भी कर रहे थे, जिसमें विद्युतीकरण पे बहुत सारा काम हुआ। लड़कियों को साइकिल दी गई कि ताकि वो स्कूल जा सकें, दूर तक जा सकें, और वो आज भी दिखाई देता है। लेकिन विडंबना ये है अशोक कि ये जब से गठबंधन टूटा है, उसके बाद से जो प्रशासन पर उनकी पकड़ कमजोर हुई है, उसका असर भी तमाम जिलों में जो काम चल रहे थे उस पर दिखाई देता है। छपरा की बात करें, 1765 गांव है छपरा के, यहाँ पर 1700 गांव ऐसे हैं जहां विद्युतीकरण का आंशिक काम हुआ है, जो कि आप लगा सकते हैं कि एक तरह से जैसे ही गठबंधन में टूट आई, नीतीश कुमार का पूरा कंसंट्रेशन जो एक तरह से राज्य को विकास के एजेंडे से खिसका है, उसका दंश जनता ने झेला है। और जहां तक महिलाओं की बात है, तो महिलाएं निश्चित रूप से ये चाहती हैं अशोक कि उनके भी, क्योंकि देखिए तमाम अगर स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है तो उससे भी महिलाएं परेशान होती हैं, उनके बच्चे हैं, अगर शिक्षा नहीं है तो वो उनका बहुत बड़ा मुद्दा है कि उनके बच्चे कहाँ शिक्षा लें, उनके बच्चे मजबूरी में शहर को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो महिलाओं के लिए भी वही सारे मुद्दे विकास के हैं अशोक, जो तमाम पुरुषों के लिए हैं, और राज्य के मुद्दे हैं। विकास, सुरक्षा व्यवस्था, दो सबसे बड़े मुद्दे हैं जो इस चुनाव में मुझे लगता है, जितना मैंने अभी तक टटोला है राज्य के तमाम जिलों को, उसमें लगता है ये दो मुद्दे हावी रहेंगे। जगदीश जी, जो ऋतु कह रही है, मैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। उन्होंने कहा कि भाई जो पकड़ प्रशासन पर थी वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की शायद कमजोर हुई है, इसलिए क्योंकि अब वो थोड़ा सा उनके लिए भी सर्वाइवल की एक राजनीति है, तो इनका तवज्जो उस तरफ ज्यादा है, और उसका नुकसान बिहार को हो रहा है। क्या ये जनता महसूस कर रही है? क्योंकि आंकड़े जो हमने देखे, जो आनंद ने आंकड़े दिखाए, वो वाकई भयावह हैं। ये धारणा बिहार में लगातार बढ़ रही है। बिहार में जो लोग मीडिया को मीडिया में हैं, मीडिया में काम करते हैं, जो ग्राउंड लेवल पर हैं, उनसे भी हमारी बात होती है, तो उनका भी ये आकलन है कि जिला प्रशासन की पकड़ कमज़ोर हुई है, काम रुक गए हैं। जो काम शुरू हुए थे बड़े जोर शोर के साथ में, वो काम रुक गए हैं। और जब से आरजेडी के साथ में जेडीयू ने अपना गठबंधन बनाया है, उसके बाद से तो ये सारा जो विकास, जिस नारे पर नीतीश आए थे सत्ता में, सुशासन के नाम पर, ये दोनों चीज़ें कंप्लीटली रुक गई हैं। और इसीलिए लोगों को ये लग रहा है कि ये जो गठबंधन नीतीश ने आरजेडी के साथ किया है, अगर ये चलता है आगे, तो इसकी वजह से बिहार में जंगल राज पार्ट 2 आना निश्चित है। लोग उसको अभी अनुभव कर रहे हैं। नीतीश बाबू जिस ढंग से अब अपने जो दरअसल जो प्रशासन पर कमज़ोर पकड़ हुई है उनकी, और जो लोग महसूस कर रहे हैं कि भाई सरकार काम नहीं कर रही है, तो उसको छुपाने के लिए फिर नेताओं को बहुत सारे बहाने करने पड़ते हैं। कई डीएनए टेस्ट के बहाने करने पड़ते हैं, कई अस्मिता की बात करनी पड़ती है। ये सब बहानेबाजी है। दरअसल नीतीश कुमार जिस बात को कल तक खम ठोक के, छाती ठोक के कहा करते थे, विकास की बात, सुशासन की बात, अब वो बात नहीं करते हैं। अब वो दूसरी बातें करते हैं जो सामान्य तौर पर चुनावी राजनीति में की जाती है। क्षेत्रीय अस्मिता की बात हो जाती है। इससे लगता है कि मामला उनके हाथ से फिसल रहा है। मेरे पास समय बिल्कुल नहीं, लेकिन बहुत संक्षेप में शैलेंद्र, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्योंकि अभी चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज में देखें तो किस तरह की हलचल अभी दिखाई दे रही, क्योंकि राजनीतिक माहौल तो गर्मा गया है। हलचल क्या है पॉलिटिकल पार्टीज में इस वक्त?
देखिए अशोक, सभी राजनीतिक दल एक तरह से कहें तो जमीनी तैयारी कर रहे हैं। हम जानते हैं कि बीजेपी परिवर्तन रथ निकाल रही है और परिवर्तन जो यात्रा है वो निकाल रही है, और जो परिवर्तन रैली है उसका अंतिम चरण तो अभी आगे चलेगा, लेकिन जो अंतिम रैली है पहले चरण की वो अब जानते हैं कि भागलपुर में होने वाली है। 1 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने वाले हैं। उसमें उसकी तैयारियों में बीजेपी जी जान से जुटी हुई है, चूँकि हम जानते हैं कि 30 अगस्त को स्वाभिमान रैली है पटना में महागठबंधन की। तो ऐसे में इन दोनों रैलियों को एक तरह से शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि तुलना हो सकती है, लिहाजा बीजेपी हो वो पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है भागलपुर रैली को लेकर, और जेडीयू आरजेडी गठबंधन हो वो पटना में स्वाभिमान रैली की तैयारियों को लेकर जुटी हुई है। उसके लिए जमीनी स्तर पर जो है माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, अलग अलग जिले में जाके एक तरह से संपर्क किया जा रहा है। जी शैलेंद्र, तो अभी संपर्क पे ज्यादा जोर है और अपनी अपनी बड़ी से बड़ी रैलियां करने की होड़ लगी है। बहुत संक्षेप में, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है रामकृपाल जी, सिर्फ 30 सेकंड में आपसे कि कुल मिलाकर ये चुनाव क्या देश की राजनीतिक दिशा तय करेंगे? क्या एक बार फिर से बिहार प्रयोगशाला बनेगा? देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं कि अगर इस चुनाव में 2 परिणाम हो सकते हैं, बीजेपी जीतती है, बीजेपी हारती है। आप एक बात जान लें कि अगर बीजेपी जीतती है तो थर्ड फ्रंट को करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, लेकिन अगर बीजेपी हार जाती है तो बीजेपी को 2016 और 2017 में भी मौके आएंगे। तो सबसे बड़ा स्टेक जो इस समय है वो सो कॉल्ड तीसरा मोर्चा और ये सब लोग, इनका ज्यादा स्टेक पर है, जिसमें कांग्रेस पहली बार एक डोली की कहार बन रही है। तो आप यूं समझ लें कि एनडीए वर्सेस रेस्ट ये जो हो रहा है, अगर बीजेपी जीतती है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन मैं कहता हूं पराजित होने के बाद भी बीजेपी के पास मौके हैं, मौके रहेंगे कमबैक के। लेकिन इनके पास मौके कुछ नहीं मिलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लालू के नाम पे वोट नहीं मिलेगा, नीतीश के नाम पे वोट नहीं मिलेगा, न बंगाल में मिलेगा। इसीलिए लालू यादव जो है वो जहर पी गए और इसीलिए नीतीश कुमार जो है वो भुजंग से लिपट गए हैं, क्योंकि उनका सब कुछ दांव पर लगा है। बहरहाल आज बिहार के इस महासंग्राम में इतना ही। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, रामकृपाल जी और जगदीश जी आपका जुड़ने के लिए, और इसके अलावा हमारे दोनों संवाददाता ऋतु और शैलेंद्र मिश्र, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आर्यन हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, आंकड़ों की इन्होंने एक बहुत दिलचस्प कहानी दिखाई, उसके लिए भी शुक्रिया। लेकिन चलते चलते आपको शुक्रिया नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको लगातार हमारे साथ बने रहना। और आपको यह भी याद दिला दूं कि कल से, यानी कि कल शाम 6:30 बजे से डीडी न्यूज की जो पेशकश आज जो शुरू हुई है बिहार का महासंग्राम, वो हम आपको दिखाएंगे, और उसमें हम आपको दिखाएंगे जिला जिला बिहार, यानी बिहार के हर जिले से, बिहार की हर सीट से जो तस्वीर है वो हम आपको लगातार पहुंचाएंगे, लगातार आपको बताएंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा, सिर्फ और सिर्फ डीडी न्यूज के साथ जुड़े रहिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, हमारे टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।